जैसे कि हमने कल देखा था कि जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये देख लिया था कि टोटल इलोंगेशन जो एक्चुअली होता है वो सारी स्ट्रिप्स जितनी भी हम एज्यूम कर रहे होते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिप हम एज्यूम कर सकते हैं, तो उन स्ट्रिप्स में हम जो टोटल इलोंगेशन आता है वो जो एक्चुअल स्ट्रिप्स हैं उनके डिफॉर्मेशंस का ऐड होता है। ठीक है, जो डेल्टा टोटल होता है, तो उसी के लिए हमने कल देखा था कि डेल्टा टोटल इक्वल टू आ जाता है डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इस तरह से सीरीज वाइज इन चीजों को हम जोड़ के सीधा यूज कर लिया करते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अब उन एग्जांपल्स को हम कुछ लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन पार्ट आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज कैल्सी वगैरह अपने साथ रखो, मोबाइल कैल्सी यूज किया करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, वर्चुअल कैल्सी जो होता है, बाकी अगर कैल्सी है तो कैल्सी अपने पास रखो, फिजिकल कैल्सी। तो अब इसको सोल्व आपको करना है, तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तरीका पहले सुन लो, उसके बाद आप इसे सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, जब ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं, अभी तक तो एक सिंपल कॉम्बिनेशन हमने मान के चले, हम कैसा मान के चले थे लास्ट क्वेश्चन में, एक सिंपल कॉम्बिनेशन। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फिक्स ही हो, आप यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी दिखा सकते हो। मैंने आपसे बोला है कि ये अगर यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है तो रिएक्शन ही तो यहाँ पर आती है ना, ये रिएक्शन ही तो यहाँ पर आती है पी के बराबर, तो ये पी मैंने एक्सटर्नली ऐसे दिखा दी तो बात कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ए बी सी मान लिया, और बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपने डेल्टा सी ए को निकाल दिया, डेल्टा सी बी प्लस डेल्टा बी ए। ठीक है, बट अब अगर इससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको कम से कम 3 बार हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरह से मैंने सीरीज में कनेक्टेड कर लिया इन्हें। ठीक है, अब देखिएगा, ए स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 500 mm स्क्वायर। बस यहाँ पर एक फायदा हुआ कि एरिया को हमने कांस्टेंट ले लिया, तो सबका एरिया कितना है, यहाँ पर सबका एरिया कांस्टेंट है, एंड दैट इज दी 500 मीटर स्क्वायर। मैं अलग से लिख देता हूँ, दैट इज दी 500 mm स्क्वायर। ठीक है, 500 mm स्क्वायर। साथ ही यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं। एक बात मुझे बताइएगा, अगर ये फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, हर एक बॉडी 1 2 एंड 3 हर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं, पहले ये चीज बताओ मुझे, क्योंकि मैंने सोम का सबसे पहला अजम्पशन आपको यही बोला था, हर एक बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो वन बॉडी का भी एफबीडी हमारा क्या होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब वन बॉडी का एफबीडी बनाते हैं, यहीं से आपकी थोड़ी खुराबात शुरू हो जाएगी कि आप सोचते कैसे हैं। 1 का एफबीडी ये बना लेते हैं यहाँ पर, 2 का एफबीडी यहाँ पर ये बना लेंगे ऐसे, और 3 का एफबीडी यहाँ पर ये बना लेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही यहाँ पर ले लिया जिससे इलोंगेशन भी समझ सको। ठीक है, अब 1 के बारे में सोचो, 1 का एफबीडी कैसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा जो जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ। क्या करना होता है, 1 को पकड़ा आपने, यहाँ एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम्ड फिगर है। ठीक है, 1 को पकड़ा, एज्यूम कर लिया, अब क्या करोगे, यहाँ पर एक सेक्शन काटो अपनी मर्जी से। समझो, यहाँ पर एक मिड में नहीं काटना, इन बिटवीन काटना है, इन बिटवीन ऑफ दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन। कहीं पर भी काट लो, जरूरी नहीं है कि LY2 ही हो, मतलब 0.6 का Y2 हो, ऐसा जरूरी नहीं, कहीं पर भी काट लो, काट लिया। इस पॉइंट के बारे में जरा सोचोगे, थोड़ा सा डेप्थ में बताना जरूरी है मुझे। इस पॉइंट के बारे में सोचोगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, आप यहीं से इस चीज को समझ जाओगे ना तो हो जाएगा काम। इस पॉइंट के बारे में जरा यहां सोचो, ये पॉइंट कैसा दिखेगा, सोम है तो ये पॉइंट दिखेगा ऐसा दिखेगा। अब एक बात बताइए, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, कितना, जल्दी से आंसर दो, थोड़ा एक्टिव रहो प्लीज, जल्दी से आंसर दो। 50। ठीक है, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, दैट इज दी 50 किलो न्यूटन। अगर इस पॉइंट को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलते हैं तो इस पॉइंट पर राइट की तरफ कितना फोर्स लगना चाहिए, इस पॉइंट पर राइट की तरफ यहाँ बैक साइड से कितना फोर्स लगना चाहिए, ये बैक साइड है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं 2D में बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये चीज है, ये छोटा सा पॉइंट था, इस पर इधर की तरफ 50 किलो न्यूटन लग रहा है, तो बैक साइड पर भी कितना होना चाहिए, 50 किलो न्यूटन। तो गलती ये मत करना कि इसके एफबीडी बनाने में आप ये सोचो 50 किलो न्यूटन ये रहा है ना, और 15 किलो न्यूटन ये रहा, तो ये हो गया इसका इंडिविजुअल एफबीडी ना, ये 15 किलो न्यूटन नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, आंसर समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर ये मेरे पास एज्यूम्ड फिगर है तो इस एज्यूम्ड फिगर में भी तो वो पॉइंट होगा ना, जो पॉइंट मैंने यहां माना है वो पॉइंट मेरा यहां पर भी तो होगा ना। तो इस पॉइंट के बारे में अगर इधर 50 किलो न्यूटन आ रहा है तो इधर 15 आना चाहिए क्या,
नहीं। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं, कहीं स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि यहाँ सर 15 ही लिख देते हैं और 15 के हिसाब से स्ट्रेस आ जाएगी ना, यहाँ 15 नहीं है, ठीक है, यहाँ 50 है। क्यों? अब जरा सोचो, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सोचो। ये तो हो गई डेप्थ, ये तो हो गई डेप्थ की थोड़ी सी कहानी। अब इसके बारे में सोचना जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कि एक सेक्शन काटना यहाँ पर अपनी मर्जी से, वन सेक्शन मैंने काट लिया। इस सेक्शन को जैसे यहाँ काट रहे हो तो इस सेक्शन के आइदर लेफ्ट और राइट देखो, आइदर लेफ्ट और राइट देखो, रियल बॉडी में, रियल बॉडी में, एज्यूम्ड में नहीं, रियल बॉडी में। तो रियल बॉडी में इसके आइदर लेफ्ट देखो और राइट देखो। मेरी बात ध्यान से समझते रहिएगा और आंसर देते रहिएगा। अगर मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो लेफ्ट में इस पॉइंट से लेफ्ट में कितना फोर्स है, टोटल टोटल कितना फोर्स है, 50 किलो न्यूटन टोटल है, 50 किलो न्यूटन। गुड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, राइट में कितना फोर्स है? राइट में 15 के बारे में नहीं सोचना है, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, क्योंकि ये सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट इक्विलिब्रियम में है सारी पूरी बॉडी। तो हमें यहां इससे, इस सेक्शन से जो हमने माना अभी वन के एनालिसिस करने के लिए, उससे राइट में टोटल फोर्स को देखना है। टोटल फोर्स जरा ऐड करो, ये फोर्स है, ये स्ट्रेस नहीं है। तो फोर्स क्या होती है? डायरेक्शन बेसिस पर होती है। अगर डायरेक्शन इधर की ओर है तो पॉजिटिव मान लो उसे, और डायरेक्शन अगर इधर की ओर है तो उसे निगेटिव मान लो, ठीक है। तो अब जरा सोचो, 15 प्लस 45 कितना हो गया? 60। 15 प्लस 45 कितना हो गया? 60। और 10 किधर की ओर हो गया? इनवर्ड। इसका मतलब 50 का आउटवर्ड हो रहा है, इस सेक्शन से 50 का आउटवर्ड हो रहा है। अगर इस सेक्शन से 50 का आउटवर्ड आ रहा है तो आप एफबीडी में क्या दिखाओगे? आप एफबीडी में दिखाओगे नेट इफेक्ट, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 50 का। तो अब मेरी वर्डिंग को ध्यान से समझना, जब भी हम एज्यूम्ड एफबीडी बनाते हैं, जब भी हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी बॉडी की एफबीडी बनाते हैं, तो उसमें, ठीक है, आइदर लेफ्ट और राइट जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो हमेशा 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 इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। गलती मत करना, कभी यहाँ 50 लिख दो तो यहाँ 15 लिख दो, या यहाँ 40 लिख दो ना, कभी ऐसा नहीं होगा। ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, 101%। बात क्लियर है? ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आपके सिलेबस में डायनामिक वाली सेंस नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, सिंपल, ठीक। उसके बाद अब चलें दूसरे पर। मेरी बात फिर से ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार तो ये चीजें हमारे माइंड में गई हैं, अब थोड़ा सा फिर से इस चीज को रिकैप्चुलेट करते हैं सेकंड वाले से। क्या? एज्यूम कीजिएगा मैं यहाँ पर क्या लेके चला, एक सेक्शन, अब 2 की स्टडी करनी है, ध्यान से समझे, 2 की स्टडी करनी है। तो 2 की स्टडी करने के लिए चलो पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं, थर्ड वाले को देखो। थर्ड की स्टडी करनी है तो थर्ड में मैंने ये सेक्शन काट दिया भाई, थर्ड की स्टडी करना यहाँ पर ले लिया। थर्ड में मैंने एक सेक्शन काटा, ये यहाँ पर भी एक सेक्शन मान लिया। सेक्शन काटने का मतलब होता है जो पॉइंट यहाँ वो पॉइंट यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक प्योर एक्सियल लोडिंग है। कहीं पर भी पॉइंट ले लो, जैसे कि यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट और याद करो, चाहे आप यहाँ सेक्शन काट रहे थे, चाहे आप यहाँ काटो, चाहे आप यहाँ काटो, चाहे आप यहाँ काटो, हर एक सेक्शन में पॉइंट्स हैं। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं या ये पॉइंट की बात करूं, क्या हर एक पॉइंट की एनालिसिस यही नहीं है? क्या हर एक पॉइंट की एनालिसिस यही नहीं है कि इस पॉइंट पर बैठो और देखो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 50 का इधर की ओर और 50 का इधर की ओर। इस पॉइंट पर बैठो, जो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पर बैठो, देखो इधर की ओर कितना लग रहा है, 50 का 50 का। तो ये क्या है? ये क्या है? ये एजम्पशन मेरा क्या है? ये इससे क्या निकल के आ रहा है? दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर एक्सियल लोडिंग फॉर दी जो हमारे पास एक फुल बॉडी थी, उसमें एरिया कांस्टेंट था, लेंथ हमारे पास टोटल थी, बट फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं था। ये प्योर एक्सियल लोडिंग नहीं था यहां से लेके यहां तक। क्यों? समझो इस चीज को, प्योर एक्सियल लोडिंग यहां से लेके यहां तक क्यों नहीं था? क्योंकि यहां वाले पार्ट पर तो 50 लग रहा था, जबकि यहां वाले पार्ट पर कुछ और है और यहां वाले पार्ट पर कुछ और है, ठीक है। अगर यहाँ 50 होता, यहाँ 50 होता, बीच में कुछ ना होता, इसका मतलब ये प्योर एक्सियल लोडिंग थी यहां से लेके यहां तक। बात समझो इस चीज को, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको तोड़ना है प्योर एक्सियल लोडिंग में। तो यहां पर मुझे क्या मिल के आ रही है? 50 की प्योर एक्सियल लोडिंग। अब मैं यहाँ डेल्टा के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ डेल्टा के लिए ए, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी, इसे डी। तो डेल्टा बी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर मुझे निकालना है तो मैं सीधा कह दूंगा P1 L1 अपॉन A1 E1 कह सकता हूं, P1 L1 अपॉन A1 E1। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इसका स्ट्रेन, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका स्ट्रेन मिल जाएगा। इसे मैं डेल्टा बी विद रेस्पेक्ट टू ए बोल सकता हूं। ये डिफॉर्मेशन मेरा मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। यहां तक अब बात क्लियर होगी। अब चलते हैं थर्ड पर फिर से, ठीक है। ये छोटी सी बात रह गई थी। चलो थर्ड पर अगर मैं यहाँ सेक्शन ये काट रहा हूं तो ये सेक्शन काटने का मतलब हो गया कहीं पर भी एक पॉइंट मैंने ले लिया,
ठीक है, अब इस पर हाथ रखो, आइदर लेफ्ट और राइट, तो यहां पर राइट वाला इजी है, तो इस सेक्शन के राइट में कितना फोर्स है, 45 किलोन्यूटन, दिखा दोगे 45, ठीक है, चाहे आप यहां दिखाओ चाहे आप यहां दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहां नहीं दिखा रहा, कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, मैं सीधा यहां रख रहा हूं, तो 45 किलोन्यूटन ये हो गया, ठीक है, उसके बाद आइदर राइट और लेफ्ट, अब आपके माइंड में ये तो चल रहा है कि फिक्स है कि यहां पर जो आंसर आने वाला है 45 आएगा। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे तो बार बार कैलकुलेशन मत करना, सीधा 45 आया इधर 45 करके खत्म करो, ठीक है, बट फिर भी आप यहां भी चेक करो, आइदर लेफ्ट का मतलब ये हो गया, तो यहां पर 10 आउटवर्ड है, 50 आउटवर्ड है, मतलब 60 का आउटवर्ड, 15 का इनवर्ड, मतलब 45 का क्या हो गया, आउटवर्ड, होना चाहिए ना 45 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर 45 जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे, तो ये आ रहा है मेरा 45 इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, उम्मीद है ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। अब सेकंड वाले पार्ट पर, सेकंड वाला पार्ट ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, जो हमने समझा है हम उस पर फोकस करेंगे। यहां पर मैंने सेक्शन काट लिया, मान लीजिए ये था हमारे पास 3-3 और ये हो गया मान लीजिए 2-2 सेक्शन, तो इस 2-2 सेक्शन को मैंने कहीं पर भी काट लिया बीच में, तो ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया हमें, ये ठीक है, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है 2 में, ठीक, अब इस पॉइंट पर आइदर राइट और लेफ्ट, ठीक है, तो ये जो है इसके आइदर राइट, अब एक बात सोचिएगा, यहाँ पर ये 10 किलोन्यूटन है, ये इस बॉडी पर इधर की ओर लग रहा है, ये बी से सी पर इधर की ओर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका लाइन पॉइंट ऑफ एक्शन ये है, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन इस वाली एरो का ये नहीं है, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन इस वाली एरो का ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ एक्शन इस एरो का ये है, ना कि ये जो पॉइंट है ये नहीं है ना, ऐसे ही इस वाली का पॉइंट ऑफ एक्शन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, तो ये जो पॉइंट है वो मैं बीसी में क्या मानूंगा, बीसी के बाहर, एडजेसेंट राइट, ये पॉइंट मानूंगा एडजेसेंट राइट, जब मैं बीसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम वो होता है जिस पर एक्सटर्नल फोर्सेस आप एज्यूम करते हो, तो बीसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो इस वाले येलो कलर को मैं क्या मान के चलूंगा कि ये येलो कलर वाला जो फोर्स है वो इस वाले पॉइंट पर लग रहा है, जो कि ये पॉइंट है हमारा सी से एडजेसेंट राइट, एडजेसेंट राइट, समझ रहे हो, एडजेसेंट अगर लेफ्ट में दिखाया तो ये तो उसका इंटरनल फोर्स हो गया, ये तो फिर उसका इंटरनल फोर्स हो गया बीसी का, तो बीसी पर मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस देखने हैं, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैं 10 किलोमीटर लगा रहा हूं, ये वाला एक तरह से कैसा दिख रहा है मुझे, ऐसा, एडजेसेंट राइट से लगता हुआ 10 किलोन्यूटन, बात क्लियर है, ऐसे ही ये वाला 15 किलोन्यूटन कहां से लग रहा है, बी से एडजेसेंट राइट होगा या बी से एडजेसेंट लेफ्ट होगा, बताओ, इस जो ये वाला ब्लू पॉइंट मैंने दिखाया है वो बी वाली लाइन से एडजेसेंट राइट होगा या एडजेसेंट लेफ्ट होगा, बी वाली लाइन समझ रहे हो, बी वाली लाइन होती है जीरो थिकनेस की लाइन, उस जीरो थिकनेस पर कोई मॉलिक्यूल होगा नहीं, उससे या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझो जब जीरो थिकनेस का एक सेक्शन काटा था, आंसर दो, आइदर लेफ्ट और राइट, इसका मतलब है लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि यहां इससे आप समझ चुके हो कि अगर मैं सी से एडजेसेंट राइट की बात करूंगा तभी तो वो फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड होगा, ऐसे ही अगर मैं 15 किलोन्यूटन की बात करूंगा तो बी से एडजेसेंट राइट होना, लेफ्ट होना चाहिए, जिससे कि वो फोर्स यहां पर हमें लगता हुआ दिखे 15 किलोन्यूटन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये 10 और 15 ही नहीं है सिर्फ, अभी यहाँ कुछ और भी है, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाया, वो देखो फिगर ही गायब होगी, रुको एक सेकेंड, देखो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी आपको समझाया था कि ये डायरेक्शन ऐसे थी फिगर में, ये डायरेक्शन ऐसे थी फिगर में, इन दोनों को आप कैसे देखोगे अपने माइंड में हमेशा ये देखना, अगर वो बॉडी के अंदर ही फोर्स आपको दिख रहे हैं तो बॉडी के अंदर नहीं होते हैं वो फोर्स, वो किसी एक पॉइंट पर लग रहे होते हैं, वो किसी एक पॉइंट पर लग रहे होते हैं, एग्जैक्टली कहां पर लग रहे हैं, वो सी पर, और सी को एग्जैक्टली फाइंड करना आपके बस का नहीं है, ठीक है, तो सी से एडजेसेंट राइट हम लेंगे जब इसकी बात कर रहे होंगे, एडजेसेंट लेफ्ट हम लेंगे जब हम सीडी की बात कर रहे होंगे, सीडी में मैंने 10 को एडजेसेंट लेफ्ट लिया था या राइट लिया था, आंसर दो, आंसर दो, पहले मेरी बात को सुन के, सीडी में हमने, सीडी मतलब थर्ड वाले डायग्राम में हमने 10 किलोन्यूटन को इस सी पर एडजेसेंट राइट लिया था या लेफ्ट लिया था, आंसर दो, इसमें एडजेसेंट राइट लिया था या लेफ्ट लिया था, इस सीडी वाले पार्ट में 10 किलोन्यूटन को, 10 किलोन्यूटन को इस सीडी वाले पार्ट में हमने एडजेसेंट राइट लिया था इस 10 किलोन्यूटन को या फिर लेफ्ट लिया था, इसके पॉइंट ऑफ एक्शन को, इसके पॉइंट ऑफ एक्शन को, ठीक है, एक ही आंसर आया मुझे, एक ही आंसर आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब बात क्लियर हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सीडी की बात करें तो हमने ऐसे हाथ रखा, तो ये हाथ हम कहां पर रख सकते हैं, सी पॉइंट पर भी, जो कि सीडी वाले पार्ट का है,
जो कि सी डी वाले पार्ट का है। सी हम इंटरनल मानेंगे ना, तो सी पॉइंट पर अब ये जो 10 किलोन्यूटन है वो सी से एक्स्ट्रा इधर की ओर से लग रहा है, इधर की ओर से लग रहा है। तो सी पर जब इधर की ओर से लग रहा है तो सी से एडजेसेंट लेफ्ट लिया जाएगा जब हम सी डी की एनालिसिस कर रहे हैं। बट जब हम बीसी की एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो 10 किलोन्यूटन है वो सी से एडजेसेंट राइट लिया जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है जीरो थिकनेस का। ये होता है जीरो थिकनेस का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको समझाया भी था स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में। जब स्ट्रेस समझाया तो जीरो थिकनेस का सेक्शन काटा था, फिर एटम्स के बारे में बात की थी। यही काम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कोई इक्विलिब्रियम डायग्राम नहीं हो गया ना, ये तो सिर्फ सेंस समझाया था। अभी क्या रखो, हाथ रखो इस पर, फिर से चेक करो। 10 किलोन्यूटन का इनवर्ड है ना, और 45 किलोन्यूटन का आउटवर्ड है, क्योंकि बॉडी ये पूरी है, इस सेक्शन से बॉडी ये पूरी है। तो 10 किलोन्यूटन का इनवर्ड, 45 का आउटवर्ड, कितना आंसर आ जाएगा? 10 किलोन्यूटन इनवर्ड, 45 का आउटवर्ड। ये मिटा रहा हूं, ये सिर्फ सेंस था जो समझाना था मुझे आपको, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर कितना आंसर जाएगा? 45 का आउटवर्ड, 10 का इनवर्ड, सो 35 का आउटवर्ड। यही 35 ऑब्वियस है इधर आना चाहिए। क्या आ रहा है? चेक करते हैं। यहाँ पर हाथ रखो फिर से, अब चेक करो। 50 किलोन्यूटन का, देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये 50 किलोन्यूटन हमारा लग रहा था उस डायरेक्शन में। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हाथ रखो, चेक करो। 50 किलोन्यूटन का आउटवर्ड और यहाँ पर 15 किलोन्यूटन का इनवर्ड, सो 35 किलोन्यूटन का आउटवर्ड है ना। 35 किलोन्यूटन का आउटवर्ड हमने पहले भी देख लिया था। ठीक है, और ये आ भी रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए फाइनल आउटकम आ गया है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। बहुत ही इजी अप्रोच है, समझो अब इस चीज को। क्या आपसे पूछा है? टोटल डिफॉर्मेशन देख रहे हो, ए स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस शोन इन द फिगर। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द बार, कंसीडर ई दे रखा है, कोई इश्यू नहीं है, ए दे रखा है, ई दे रखा है ना, लेंथ हमें दे ही रखी है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, जब ये टेंशन है तो इसे इलोंगेट करोगे ना। अब यहाँ पर ये क्या है? सेकंड पार्ट जा रहा है फुल्ली टेंशन में, बट किसके साथ? 35 किलोन्यूटन के साथ। तो यहाँ का जो प्योर एक्सियल लोड है, यहाँ का जो प्योर एक्सियल लोड है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू यहाँ पर 50 किलोन्यूटन नहीं है, ठीक है, या फिर 10 किलोन्यूटन नहीं है, या फिर 15 किलोन्यूटन नहीं है, जो आपको यहाँ दिख ही नहीं रहा है, वो यहाँ पर इसकी प्योर एक्सियल लोडिंग है 35 किलोन्यूटन। मतलब अगर इस पॉइंट को लोगे तो कितना फोर्स लगेगा? 15 लगेगा, 10 लगेगा, या 50 लगेगा, या कुछ और लगेगा? बताओ यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा? 35। किस किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, क्योंकि ये दोनों में ही क्या है? इक्विलिब्रियम में। और ये वाली चीज क्या कहलाएगी? मेरी प्योर एक्सियल लोडिंग, क्योंकि प्योर का मतलब होता है उस थ्रू आउट द लेंथ, उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो लोड है मेरा वो हर एक पॉइंट पर सेम है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन से दोनों में टेंसाइल सेंस दे रहा है हर एक पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ डी वाले पे देखो, डी वाले में भी क्या है? एलोंगेशन, टेंशन का सेंस है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे? इसमें भी डिफॉर्मेशन सोच लो ऐसे, दिस इज द डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू बी लिख देता हूं, एक साइड से चल लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? डिफॉर्मेशन, यहाँ पर भी कुछ ले लो, दिस इज द डिफॉर्मेशन, ये हो गया डेल्टा डी विद रेस्पेक्ट टू सी। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा? तीनों डिफॉर्मेशन जुड़ रहे हैं ना, एक साइड को अपने माइंड में फिक्स ले लो, तीनों डिफॉर्मेशन को जोड़ दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा डी विद रेस्पेक्ट टू ए शुड बी इक्वल टू डेल्टा डी सी विद डेल्टा सी बी प्लस डेल्टा बी ए। बस इनको सोल्व करो और आंसर दो मुझे, जल्दी से इनको सोल्व करो और आंसर दो जल्दी से। ठीक है, समझ में आया है तो बताइए, जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज एक बार और पूछ लो, जिन्हें समझ में नहीं आया है वो एक बार प्लीज पूछ लो, जिनको आ गया है समझ में वो कैलकुलेशन करना शुरू करो, विद इन 1 और 2 मिनट्स मुझे आंसर दो। एग्जैक्टली आंसर आ गया। टोटल, डेल टोटल की बात कर रहे हो, 1.2125। एक सेकेंड, 1.2125। हाँ, वेरी गुड, 1.2125 mm। ठीक है, बिल्कुल ये टोटल है 1.2125 mm। वेरी गुड। ठीक है, बस आपको कैलकुलेट करना है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, समरी देख लेते हैं एक बार समरी देख लेते हैं। समरी में क्या है कि हाँ, आपके पास एक बॉडी हो, आपके पास एक बॉडी हो टोटल, उस टोटल के कुछ सेगमेंट दे रखे हैं आपको, समझिएगा इस चीज को। आपके पास टोटल बॉडी है, उसके कुछ सेगमेंट दे रखे हैं जिसमें अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में,
है ना, ये एरिया भी चेंज हो सकते थे, समझो इस चीज को, ये एरिया भी चेंज हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इधर की तरफ कोई फोर्स लग रही है, इधर की तरफ कोई फोर्स लग रही है, ऐसे कोई फोर्स लग रही है, ऐसे कोई फोर्स लग रही है, तो ये अलग अलग फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं। तो हमें क्या देखना होता है, हमें टोटल ऐसे एक साथ नहीं देखना होता, पहले उन सेगमेंट को हम अलग अलग एफवीडी बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, सेगमेंट का अलग अलग एफवीडी बनाना, पहली चीज एफवीडी ड्रॉ करना। और उस एफवीडी को ड्रॉ कैसे करेंगे, उस एफवीडी को ड्रॉ करेंगे आइदर लेफ्ट और राइट, आइदर लेफ्ट और राइट, हम सेक्शन पर हाथ रख के काम करेंगे 1 पर। ठीक है, उसके लेफ्ट देखो या राइट देखो, जो भी वैल्यू आएंगी वो P1 मान लो। ठीक है, ऐसे ही 2 पर देखो, हाथ रख के लेफ्ट और राइट, तो वो हो गया P2 मान लो ऐसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर P3 मान लो ऐसे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो भी डिफॉर्मेशन आए, चाहे वो इलोंगेशन का हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन का हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, अगर यहाँ पर फोर्सेस ऐसे आ रही हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पर अब हम डेल्टा टोटल में उसे माइनस करेंगे। डेल्टा टोटल में कॉन्ट्रैक्शन को हम माइनस लेते हैं, जबकि इलोंगेशन को हम पॉजिटिव ले रहे थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो निगेटिव हो रही है ना चीज। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज पॉजिटिव मान लीजिए और ये चीज पॉजिटिव। तो इस तरह से हम सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं, PL/AE हम सीधा आंसर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समरी, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन। अब इस क्वेश्चन को करो, 3 मिनट मैक्सिमम में दे रहा हूं, पूरा लैंग्वेज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, फिगर आपके सामने है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, आंसर बताना इसका विद इन मैक्सिमम 2 से 3 मिनट आप ले लो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, बट बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। कैलसी आपके पास है, अलाउ है। ठीक है, जिनके पास कैलसी नहीं है, मोबाइल कैलसी यूज करो। ठीक है, और इसको सोल्व करो। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहली चीज, A member ABCD is subjected to point load as shown in figure. Calculate the force P, ये दिख रहा है, Calculate the force P necessary for the equilibrium. सबसे पहले इक्विलिब्रियम लगाओ। किसका इक्विलिब्रियम लगाओगे, अकेले इस पार्ट का मत लगा देना। P इक्वल टू 40, कौन सोच रहा है ऐसा? P इक्वल टू 40 किलोन्यूटन, कौन सोच रहा है ऐसा? कोई सोच रहा है तो बताओ। ठीक है, P इक्वल टू 40 किलोन्यूटन, जो भी सोच रहा है वो इसका मतलब अपने पुराने वाले क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। भाई मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला है कि अकेला ये बॉडी नहीं है, इस बॉडी के साथ सारी चीजें अटैच्ड है, मतलब ये टोटल बॉडी यहां से यहां तक है। टोटल बॉडी मेरी ABCD है, ना कि सिर्फ और सिर्फ BC बॉडी है। अगर सिर्फ BC बॉडी होती और 40 लग रहा होता तो ऑब्वियस है P की वैल्यू 40 100% होती। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आपको क्या देखना होगा, आपको नेट इफेक्ट देखना होगा। जितने फोर्सेस इस साइड लग रहे हैं बराबर होने चाहिए इस साइड, मतलब ये टोटल बॉडी फॉर होल बॉडी, फॉर होल बॉडी। ठीक है, क्या होना चाहिए, समेशन Fx शुड बी 0। ये तो कंडीशन हमेशा रहेगी ना, फॉर होल बॉडी में भी और फॉर इंडिविजुअल पार्ट में भी। बट वो इंडिविजुअल पार्ट मेरा ये नहीं हो जाएगा कि BC का फ्री बॉडी डायग्राम 40 और P का होगा, कभी नहीं। 40 और P नहीं होगा, 40 के साथ 16 का भी इफेक्ट होगा, इसमें P के साथ 10 का भी इफेक्ट होगा। पिछले क्वेश्चन में यही तो समझाया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्ट दे दी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही आंसर निकाल लो, सभी आंसर निकालो। ठीक है, आंसर निकाल के P की वैल्यू निकाल के फिर इसकी कैलकुलेशन करना। P की वैल्यू सभी की आ गई 34 24, ये तो गड़बड़ है भाई। एक सिंपल सी क्वेश्चन में भी आपने 34 और 24 दो आंसर दे दिए। 34, ठीक है, मीनाक्षी जी एक बार देखो, या तो आपने टाइपिंग गलत कर दिया है। ठीक है, दैट इज द 34 सिंपल। ठीक है, 34 सिंपल। क्यों, 16 का इस तरफ है तो 16 को प्लस मान लिया, इधर की तरफ 16 प्लस, और क्या है इसमें देखो प्लस, कुछ नहीं है, ये वाला P प्लस है तो इसे P मान लो। एज्यूम तो हमने प्लस में कर लिया, आंसर निगेटिव में भी हो सकता है, हमें नहीं पता। 16 प्लस P इक्वल टू क्या होगा, इक्वल समेशन Fx को चाहे एक तरफ लिखो चाहे इधर वाले फोर्स को इधर वाले फोर्स के बराबर कर दो। ये बार बार चीजें नहीं बताने वाली होती है, चैप्टर 1 में काफी बार बता दिया समेशन Fx। ठीक है, तो अब जब इधर की ओर वाले फोर्सेस हैं वो कितने हो गए 40। ठीक है, और कौन सा फोर्स है जो इधर की ओर लग रहा है 10। ये जो चीज है फॉर होल बॉडी है, गलती मत करना, ये फॉर होल बॉडी है, होल बॉडी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, समेशन Fx, तभी तो आप P निकाल पाओगे, फिर बाद में एक एक सेक्शन के लिए यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी इस सेक्शन के लिए यूज करोगे तो 16 का आंसर आ जाएगा, बट 16 के आंसर के बराबर मींस 40 प्लस P प्लस 10 का हिसाब रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर पहले P का आंसर निकाल लो, चाहे आप इससे भी निकाल सकते थे P की वैल्यू, बट हम समेशन Fx से लेके चल रहे हैं। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 16, सो आंसर विल बी 34। ठीक है, किस डायरेक्शन में, अगर ये प्लस आ रहा है, अगर ये प्लस आ रहा है तो जो हमने सोचा था वो सही है, इसका मतलब डायरेक्शन है ऐसी ही। तो P की वैल्यू आ गई 34 किलो न्यूटन, डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। ठीक है, P की वैल्यू 34 किलो न्यूटन, डायरेक्शन ऐसी। अब सोल्व करते रहो।
ठीक है, आंसर बताना मुझे, फाइनल आंसर बताना, टोटल क्या है, इलोंगेशन है कॉन्ट्रैक्शन है, टोटल वैल्यू बताना। बाकी सारे सारे पार्ट की अलग अलग वैल्यू निकाल सको तो बहुत बढ़िया है, अलग अलग वैल्यू भी निकाल देना अगर हो सके तो, अलग अलग वैल्यू भी निकाल देना हो सके तो, हो सके क्या निकालो यार। डेल्टा बी ए बताना मुझे, सी बी बताना और डी सी बताना, उसके बाद टोटल बताना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी बिल्कुल। टोटल मिड में जो होगा, टोटल बोलना थोड़ा सा गलत है, नेट बोला करो इसे, है ना। नेट जो मिड वाले सेक्शन में है वो 24 है और कंप्रेशन वाला सेंस है। ये 24 आपने फोर्स लिखा है, मुझे डेल्टा चाहिए। ठीक है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्शन कितना है, ठीक है, उस बीसी वाले पार्ट में, उसे हम टोटल नहीं बोलेंगे, दैट इज द नेट, है ना, वो नेट फोर्स है। मिड का डाया 50 है ये, 50 mm, सॉरी 50 mm, 50 mm। ठीक है, ये 25 है, ये 50 है, ये 30 है। थोड़ा सा टाइम ले लो कोई बात नहीं, बट एक बार आपका आंसर सही आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक, बताया तो अभी डाया 25, 50 एंड 30, 25, 50 एंड 30, 25, 50 एंड 30। ठीक है, 25, 50 एंड 30। ये आपको कैलकुलेशन पर भी काम करना है, बहुत ही मतलब बहुत ही स्लो बेसिस पर काम नहीं करना है। हाँ, मनीषा रावत, ये आंसर आ रहा है 0.15, आपने आंसर दिया है 0.1515। दिस इज द आंसर फॉर द टोटल, टोटल एंड ये सेंस आ रहा है इलोंगेशन। हाँ पार्थ द्विवेदी, यही कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। काफी आंसर आ गए। मनीषा रावत 0.1519, दिस इज द टोटल इलोंगेशन, ठीक है। दिव्यांशु 0.128, 0.128 आपने कौन सा आंसर निकाला है, ये तो किसी भी चीज का आंसर नहीं है, तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। 0.1515 बिल्कुल सही है पार्थ, मनीषा बिल्कुल सही, ठीक। दिव्यांशु कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है आपकी। ठीक है, चलिए काफी टाइम हो गया है, अब हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू हमने देख ही ली थी, ठीक है, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पर। पी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, फाइनली मैं यही लिख देता हूँ। पी की वैल्यू आ गई 34 किलोन्यूटन निकल के इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब बस हमें क्या करना है, अब हमें वन को, ये वन हो गया, ये टू हो गया, है ना, और ये थ्री हो गया। मेरा जो मेन फंक्शन है वो है फोर्सेस समझाना, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपका है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सेक्शन काटोगे, यहाँ सेक्शन हो गया, पॉइंट ले लिया, पॉइंट ले लिया, ये तो एजम्पशन होते हैं अपने, है ना, जो सोचने के। फिर हाथ रखो, चेक करो लेफ्ट में कितना है 10, ठीक है, तो राइट में भी कितना होगा 10। बार बार चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। इधर चेक करो, देखो बहुत इजी हो जाता है, इधर चेक करो, यहाँ पर 16 इधर है, 16 इधर दिखा दो। ठीक है, दोनों चीजों के तो इजीली आ गए ना, है ना, क्यों बार बार चेक करने हैं। बस ये 16 है तो 16 100% होगा। यहाँ बस चेक कैलकुलेट करो, यहाँ कैलकुलेट करोगे, हाथ रखो, चेक करो। 40 का इनवर्ड है, 16 का आउटवर्ड है, तो 40 में से 16 घटाओ, तो 40 में 16 है 24, 24 का इनवर्ड होगा ना, 24 का इनवर्ड। ठीक है, बस और ये 24 है तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 24 आएगा। बस कैलकुलेशन गलत मत कर देना, ठीक है। ये अगर 24 है तो ये 24 फिक्स है, बस ये आपके पास आंसर हो गया। अब ये तो है इलोंगेशन, तो डेल्टा बी ए मेरा क्या है, ये है मेरा इलोंगेशन।
क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये टेंसाइल है, टेंसाइल पॉजिटिव। इसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू आ रही है 0.099 mm, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा बी सी देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डेल्टा सी बी ऐसे लिख रहा हूँ, डेल्टा सी बी है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब निगेटिव लेंगे आगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू है डेल्टा सी बी की वैल्यू है आपके पास 0.036 mm, ठीक है। ये निगेटिव लेनी है आपको जब आप टोटल कर रहे होंगे, ठीक है। एंड लास्ट वाले की वैल्यू है 0.088 एंड लास्ट की वैल्यू है 0.088। ये क्या होगा, ये होगा हमारा इलोंगेशन। तो डेल्टा इलोंगेशन फॉर डेल्टा डी सी ये है 0.088। बस अब डेल टोटल के लिए क्या करना होगा, डेल टोटल के लिए हमें डेल डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, यहाँ पर ये तो प्लस रहेगा क्योंकि इलोंगेशन है, ये प्लस रहेगा क्योंकि इलोंगेशन है, बट ये चीज हमारी हो जाएगी माइनस क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है। बस इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.1515 mm, ठीक है। दिस इज द डेल टोटल। डेल टोटल मतलब डेल डी विद रिस्पेक्ट टू ए, डेल डी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, 0.1515, ठीक। तो ये आंसर हमारे पास हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आपने खुद से ही काफी अच्छे से कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक। आगे चले, फिर आगे चले, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन। अब जरा देखते हैं सेंस आप कितना समझ चुके हैं। अगर सेंस समझ चुके हैं तो क्वेश्चन आपको ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। सेंस अगर समझ चुके हैं तो क्वेश्चन ऐसे घुमाया जाता है आपको। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा और आंसर दीजिएगा। 2 मिनट्स इसके लिए भी लीजिए, ठीक है, 2 मिनट्स इसके लिए भी लीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए। जरा लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज कुछ नहीं है, ठीक है, हिंदी लिखी हुई है। ए कॉपर वार हैविंग एक्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1000 mm² इज सब्जेक्टेड टू दी फोर्सेस शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। सिंपल ये चीजें दिख रही, ठीक है। उसके बाद विच पॉइंट डज नॉट चेंज, बस ये चीज समझनी है आपको। विच पॉइंट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन आफ्टर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग मैंने कल आपको अच्छे से चेंजेस ऑफ द पॉइंट समझाए थे, और अगर ये कहा जाए कि चेंज ही नहीं हो रहा उसकी पोजीशन में, चेंज ही नहीं हो रहा उसकी पोजीशन में, तो वो पॉइंट कौन सा है। इस चीज को अगर समझ पाए आप तो बहुत ही बढ़िया मान सकता हूं। मतलब इस चीज को अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो चॉकलेट क्वेश्चन में आपके लिए रख सकता था, ठीक। सीधा आंसर भी आ गया ए। अरे यार सॉरी सॉरी, इतना इजी भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। सीधा ए बोल दिया आपने, ये तो फिक्स पॉइंट है ही भाई, ये तो फिक्स पॉइंट है ही, ठीक है, ये तो कहीं नहीं जाएगा। इतना भी इजी वाला नहीं था, ठीक है, ठीक। ये तो फिक्स पॉइंट है ही, है ना, ये तो फिक्स पॉइंट है ही। आप ऑप्शन ए बता रहे हो या फिर ए को बोल रहे थे आप, मनीषा रावत, आप ऑप्शन ए बता रहे थे या ए को बोल रहे थे, ठीक है। ए इज द फिक्स नहीं, वो तो ए तो है ही, ठीक है, वो तो फिक्स है ही, ठीक है। इनमें से देखना, ठीक है, इनमें से देखना, इसलिए ऑप्शन में मैंने कहीं ए नहीं रखा, इनमें से देखना। Which point does not change its position after loading? आप ये सोचते रहते हैं ना कि हमेशा अगर लोडिंग लग रही है तो बॉडी अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, है ना। बट इस सेंस को थोड़ा सा और बढ़ाना है आपको सोचने में। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जब बॉडी पर फोर्सेस लगा रखे हैं तो हमें सबसे पहले रिएक्शन निकालनी होती है। रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रिएक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कितनी आएगी और किस डायरेक्शन में आएगी। एक है ऐसे और एक है ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। इसे बैकवर्ड बोल दो, इसे बैकवर्ड बोल दो, इसे फॉरवर्ड बोल दो, ठीक है। तो मुझे आंसर बताओ कौन से डायरेक्शन में फोर्स आएगी और कितनी आएगी रिएक्शन की वैल्यू। दैट इज द 50 बैकवर्ड। चेक करें, कैसे चेक करते हैं। फिक्स सपोर्ट को फिक्स मानो, मतलब अपने आप को पर्सन मानो एज ए फिक्स सपोर्ट, अपने आप को पर्सन मानो एज ए फिक्स सपोर्ट। बॉडी नहीं, फिक्स सपोर्ट आप हो, पर्सन आप हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि बॉडी को आपको पकड़ना है, उसको बॉडी को यहां से जाने नहीं देना। ये जो येलो कलर की बॉडी दिख रही है इसे जाने नहीं देना, भागने नहीं देना, ठीक है। ना ही इधर की ओर भागने देना है, नहीं इधर की ओर भागने देना है। आप वो फिक्स सपोर्ट हो जो कि इनफाइनाइट कैपेसिटी का है, मतलब उस बॉडी को उसी जगह रखोगे जिस जगह वो है, ठीक है। तो अब जरा चेक करो, 80 किलोन्यूटन इधर की ओर लग रहा है उस बॉडी पर, 80 किलोन्यूटन इधर की ओर लग रहा है। आप ये रहे, ठीक है, और आपने इस बॉडी को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, इस हाथ से पकड़ रखा है। अब जरा पहले फोर्सेस देखो, इस बॉडी पर लग कितने रहे। एक तो 80 लग रहा है इधर की ओर, मतलब एक तो हो गया 80 किलोमीटर इधर की ओर, दूसरा 20 किलोमीटर इधर की ओर, मतलब
और दूसरा तीसरा 10 किलोमीटर इधर की ओर। इसका मतलब 30 किलोमीटर को इधर की ओर लग रहा है, 80 किलोमीटर इधर की ओर लग रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया है 50 किलोमीटर इधर की ओर। नेट इसका नेट क्या हो गया, इसका नेट हो गया 50 किलोमीटर इधर की ओर, है ना। तो पहले हमने फोर्सेस का नेट निकाल लिया, इसका मतलब बॉडी पर कितना लग रहा है 50 किलोमीटर इधर की ओर, ठीक है। अब इस बॉडी पर 50 किलोमीटर इधर की ओर लग रहा है, मतलब उधर की ओर लेके जा रहा है कौन, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं, आप तो फिक्स सपोर्ट हो ना, आप तो फिक्स सपोर्ट हो, आप कितना फोर्स लगाओगे। आप इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जिनके ऊपर एक्सटर्नल उधर की तरफ से फोर्स लग रहे थे 50 किलोन्यूटन, ठीक है, तो आप कितना फोर्स लगाओगे इस पर, आप लगाओगे इस पर 50 किलोन्यूटन आपके द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। समझिएगा, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स मतलब फिक्स सपोर्ट के द्वारा लगाया गया इसके ऊपर फोर्स, उसी को हम रिएक्शन बोलते हैं, उसी को हम रिएक्शन बोलते हैं। फिक्स सपोर्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड एज द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। और यही रिएक्शन फोर्स इस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, इस आदमी को हटा दो और सीधा इसका इफेक्ट दिखा दो, तो वो कितना लगा रहा होगा, इसे 50 किलोन्यूटन फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ, तभी इस चीज को रोक पाएगा। क्योंकि आप अगर बॉडी ऐसे जा रही है आपके हाथ से 50 किलोमीटर से, तो आप उसे अपनी तरफ खींचोगे 50 किलोमीटर से, तो जो ये आप अपने हाथ से इसे पीछे की तरफ खींच रहे हो, वही हमारी रिएक्शन शो करती है, वही हमारी रिएक्शन शो करती है। तो रिएक्शन हमारी हमेशा ऐसे आती है। इसको इनफाइनाइट कैपेसिटी का मानना, हमेशा फिक्स सपोर्ट को इनफाइनाइट कैपेसिटी का एज ए आप बोर्ड भी मान सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट कैपेसिटी, कितना ही फोर्स लग रहा हो वो इस चीज को झेल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मान के चलो फिक्स सपोर्ट को, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर ये हो गया। अब ये जो 50 किलोमीटर यहाँ पर लग रहा है, तो आप इस फिगर को ऐसे दिखा सकते हो, बट मैं यहाँ पर ये जनरली ऐसे दिखा के चलता हूँ, ठीक है, कैसे, डॉटेड, क्योंकि कभी भी फिक्स सपोर्ट और ये फोर्स हम एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब फिक्स सपोर्ट हटाएंगे तभी तो ये वाला लाइन आएगा, जब फिक्स सपोर्ट हटेगा तभी तो ये लाइन आएगी, क्योंकि फिक्स सपोर्ट का ये इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, तो ये चीज हो गई हमारी ऐसी। तो आप फिक्स सपोर्ट को आप हटा सकते हैं, यहाँ पर ये 50 किलोमीटर नहीं दिखा सकते हैं। तो जो अभी एग्जाम्पल किया था हमने इससे प्रीवियस, वही एग्जाम्पल ये 1 के आ गया, 1 2 3 इसके पार्ट हो गए, 1 2 3 इसके पार्ट हो गए, 1 का फ्री बॉडी डायग्राम, 2 का फ्री बॉडी डायग्राम, 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा सेंस समझना, जिसमें आप समझे या नहीं वो मैं भी देखता हूँ। किसी का आंसर आया है तो, किसने आंसर दिया, सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बी सी बोथ, बी सी बोथ, ऑप्शन सी, मतलब बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, गड़बड़ कर दिया रे। सोचो, देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाला तो फिक्स है ही, है ना, ए तो फिक्स मानना ही है आपको, ठीक है, वो तो हो गया फिक्स। ये देखो बी है, ये ए है, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने यहां से बनाया, है ना, ये हो गया बी सी, ठीक है। उसके बाद सी डी को मैंने यहां से बनाया, दिस इज दिस सी डी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने कल आपको जैसे समझाया था, सी कितना शिफ्ट हो रहा है, सी वापस आ रहा है या सी क्या हो रहा है, ठीक है, फोर्सेस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारी फोर्सेस टेंशन में है। अगर सारी फोर्सेस टेंशन में होता तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जो कि इलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट फाइनली नेट ना हो, हमेशा वो इलोंगेट होता अगर सारी फोर्सेस टेंशन में होती तो। ये तो फिक्स था, बट यहाँ पर टेंशन भी है तो कंप्रेशन भी है, मतलब बॉडी पर फोर्सेस दोनों डायरेक्शन में लग रही है। तो हो सकता है, जरा एक चीज सोचना, कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, और आप पर मैं 50 किलोन्यूटन इधर की ओर लगा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में 50 किलोमीटर इधर की ओर लगा दूं, तो अकेले 50 किलोमीटर की वजह से आपको क्या होता है, इलोंगेशन, है ना। इस वाले 50 किलोमीटर की वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। आपका जो पॉइंट है ए और बी, वो पॉइंट अभी भी किस पर रह गया है, इसी पॉइंट पर। भाई 50 किलोमीटर अगर अकेला लगता है तो बी कहां पहुंच जाता, आगे की तरफ। 50 किलोमीटर अगर कंप्रेशन अकेला लगता है तो बी कहां पहुंच जाता, अंदर की तरफ। इसका मतलब अगर दोनों एक साथ लग रहे हैं तो पॉइंट कहां पर है, यहां पर, क्योंकि उनका नेट इफेक्ट कहां पर पहुंचा रहा है उसे, यहीं पर, ठीक है, नेट इफेक्ट कहां पर पहुंचा रहा है उसे, यहीं पर। तो इस 50 की वजह से क्या लगता है, ये ऐसे इलोंगेट होता। इस 50 की वजह से अकेला अगर ये 50 लग रहा होता कंप्रेशन वाला, तो ये अंदर की तरफ जाता, बट अगर दोनों एक साथ लग रहे हैं तो ये पॉइंट कहां पर रहेगा, अभी भी यहाँ पर। बस वही सेंस आपको यहाँ लेके चलना है, वही सेंस आपको यहां लेके चलना है। क्या, जरा इसको एज्यूम करो, क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, तो डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, यहां पर इस पे सेक्शन को काटो, ठीक है, सेक्शन को काटो, कितना आ जाएगा 50, या अभी समझा रखा है सब कुछ, 50 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ के हिसाब से। बी सी में देखो, बी सी में क्या होगा, बी सी में अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लूं
10 इधर 20 इधर, मतलब 30 का इधर की ओर, 30 का इधर की ओर। बस यहां से थोड़ा समझिएगा, अगर ये 30 तो ये भी 30, ये भी फिक्स है, ये हो गया काम। अब इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर क्या हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते होंगे, ऐसा लगता होगा पता नहीं कैसे इसके आंसर आएंगे, बट अब उम्मीद है अप्रोच समझ में आ गई होगी। 10 इतने इजीली ये चीज हो रही है। बट ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या, ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे डेल टोटल चाहिए नहीं, मुझे वो पॉइंट बताना है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो मुझे क्या चेक करना होगा, मुझे क्या चेक करना होगा? अब इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो बहुत ही बढ़िया। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा बी विद रिस्पेक्ट टू ए जा रहा है आगे, वो कैसे पता लगेगा? अगर मेरा बी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, समझो इस चीज को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो मैं क्या पता करूंगा, मैं क्या पता करूंगा, मैं पता करूंगा यहाँ पर डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है। अगर डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 है, समझो इस चीज को, अगर डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 है, इसका मतलब बी क्या है, अपनी पोजीशन से भागा नहीं है, बी पोजीशन अपनी वही पुरानी वाली है। अगर डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 है, सेंस को समझो, ये मैथ्स का यूज करना सीखो, लैंग्वेजेस का यूज करना सीखो, कॉन्सेप्ट हमने समझ रखा है, लैंग्वेज का यूज करना सीखो। क्वेश्चन में पूछा गया है बी या सी या डी, कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो कि अपनी उसी पोजीशन पर फिक्स है, मतलब अपनी उसी पोजीशन पर रह रहा है, ठीक है? तो उसी पोजीशन पर रह सकता है अगर उस पर कंप्रेशन एंड जो टेंशन एंड कंप्रेशन है वो दोनों लग रहे हो तो रह सकता है। तो यहाँ पर कंप्रेशन टेंशन दोनों चीजें हैं, इसका मतलब चीजें हो सकती है कि इसमें से एक पॉइंट ऐसा हो जो अपनी पुरानी अवस्था पर आ गया हो, वापस एक बार एलोंगेट हुआ हो और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, अपनी पुरानी अवस्था पर आ गया हो। तो डेल्टा बी ए 0 हो सकता है कभी, चेक करो। यहाँ पर 50 किलो न्यूटन है ना बस, तो डेल्टा बी ए कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना, कितना आ जाएगा ये 50 इंटू पी एल, एल की वैल्यू कितनी है 600 अपोन में ए ई की वैल्यू आपको दे रखी है, कुछ फिक्स है शायद वैल्यू, है ना, ए इंटू ई, ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 1000 मतलब बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, ए ई की वैल्यू हम कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि हर एक के लिए कांस्टेंट है, समझ रहे हो आप, हर एक के लिए कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, ए ई हो गया, ऐसे ही ले लिया बस 50 इंटू 600 अपॉन ए, तो ये कितना हो गया 5 30, 30,000 अपॉन ए। ये क्या है, ये है प्लस, प्लस को मतलब इलोंगेशन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये हो गया इलोंगेशन डेल्टा बी ए। मतलब मुझे भाई बी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जो अपनी पुरानी अवस्था पर है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं आया, यहां दिख गया। अब चलते हैं दूसरा, सी पोजीशन, सी की अपनी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं, कैसे चेक करोगे? सी की अपनी पोजीशन चेंज हो रही है नहीं, कैसे चेक करोगे? सी पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट डिफॉर्मेशन देखोगे, बस ये जो पॉइंट बोला ये समझना जरूरी है। सी पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट डिफॉर्मेशन देखोगे, डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू ए बताओगे। अगर डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू ए पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो आगे जा रहा है, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो पीछे जा रहा है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है डेल्टा सी ए वाली जो चीज हो रही है या सी बी वाली जो चीज हो रही है या फिर सी जो यहाँ पर कुछ भी एक पीछे पॉइंट हो जो कि फिक्स है या फिर इसके रेस्पेक्ट में फिक्स है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। कल भी बताया था वो चेंज होता है अपनी पुरानी पोजीशन से चेंज। तो डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू अगर 0 आ गया इसका मतलब सी अपनी पोजीशन से गया ही नहीं है, कहीं जाने की टेंडेंसी थी उसकी बट उस पर कंप्रेशन भी लग रहा होगा, इस वजह से वो अपनी उसी पोजीशन पर रहेगा। तो डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 आ रहा है क्या, हमें ये चेक करना होगा। ऐसे क्वेश्चन की वर्डिंग के लिए पहले ये चेक करना जरूरी है, इसे चेक करो क्या ये आ रहा है, चेक करते हैं। डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन लो भाई, हमें सी और ए के बीच का चाहिए तो मुझे डी से सी के मतलब है क्या, कुछ डी से सी का कोई मतलब है क्या, नहीं ना। तो सी से ए के बीच का जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता देना मुझे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है डेल्टा सी का ए के रेस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन चाहिए, तो ए तो मेरा फिक्स ही था, तो डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू बी देखूंगा, फिर डेल्टा बी विद रेस्पेक्ट टू ए देखूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो आगे आप कितने भी पॉइंट ले लें बट उसका जो डिफॉर्मेशन है वो तो आगे के सेंस में रहेगा ना, यहाँ वाला सेंस तो इसी से है ना, ठीक है। तो डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू ए हमारे पास ये आ गया। तो डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू बी कितना, कहां से निकालेंगे, इस फ्री बॉडी डायग्राम से। डेल्टा सी बी की वैल्यू क्या है, कंप्रेशन में -30, तो -30 किलो न्यूटन इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास इसकी 1000, तो 1000 -30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ए, प्लस में डेल्टा, प्लस तो हम लगाएंगे अभी हिसाब से, ठीक है। डेल्टा बी है, डेल्टा बी अभी हमने निकाला था कितना 30,000 अपॉन में ए, बट ये किसमें था, ये था इलोंगेशन में, और इसलिए ये हम प्लस प्लस ही रखेंगे, इसलिए ये हम प्लस
प्लस ही रखेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन होता तो माइनस आ जाता, और यहां पर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो अब जरा सोचिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू हो गई दोनों की सेम, इसका मतलब ये आ गया जीरो। इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो अपनी पुरानी अवस्था पर है, जबकि उस पर एक टेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्शन होने की इस 30 वाले फोर्स की वजह से, जबकि एक टेंडेंसी है इलोंगेट होने की, क्योंकि इस 50 की वजह से इलोंगेट ये हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। बी जब ये 50 की वजह से आगे की तरफ जा रहा था, सी शिफ्ट हो रहा था आगे की तरफ, बट क्योंकि इसमें 20 और 10 लग रहे थे, इसका मतलब ये वापस जा रहा था, और वापस जाते हुए इन दोनों की जो कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन की वैल्यूज हैं वो आ गई सेम, कैंसिल हो गई, जीरो हो गया। तो सी पोजीशन, जो सी पॉइंट है वो अपनी पुरानी पोजीशन पर ही है, जो सी पॉइंट है वो अपनी पुरानी पोजीशन पर ही है। अब आंसर डी, कि डी तो नहीं है क्या? तो यार एक बात सिंपल सी सोचो, जब डेल डी विद रिस्पेक्ट टू ए करोगे तो डेल डी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, डेल डी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस डेल सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस डेल बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अभी आपने कैलकुलेट किया ना, थोड़ा मैथ्स का यूज किया करो। अभी आपने कैलकुलेट किया डेल सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी ए, वो क्या है, वो जीरो है, वो जीरो है। डेल सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। टोटल पार्ट क्या हो गया, सी विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा ना, डी क्या होगा, डी 10 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा कितना, 10 इंटू लेंथ कितनी है 1200, 10 इंटू 1200 अपॉन ए का क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया, बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सी ओनली, सी ओनली। ठीक है, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया। लैंग्वेज ऐसे खेली जाती है आपके साथ, लैंग्वेज इस तरह से आप यूज करते हैं जब क्वेश्चंस आप देखते हैं। ठीक है, ठीक, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा होता है, आपने सारी चीजें डेप्थ में समझ रखी थी, बट लैंग्वेज यहां पर खेल गए। ठीक है, उसी की वजह से आप अपना कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगाना सीखना चाहिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बात क्लियर? ठीक है, चले फिर आगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, बट आई थिंक मैंने लिखा तो था कहीं, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा लास्ट में। चलो ये क्वेश्चन और बताओ मुझे, ये क्वेश्चन और बताओ। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन की आपकी लैंग्वेजेस चेंज हो सकती है, इस क्वेश्चन के बारे में और बताइएगा। वो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आप 2 मिनट लीजिए, वो क्वेश्चन कीजिए इसे। मैंने आपसे कहा था ना कि चैप्टर 2 में क्वेश्चंस काफी हैं, आप क्वेश्चंस करते करते थक जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ फिर भी काफी कम करवा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थ्योरी भी समझानी है। और आप असाइनमेंट असाइनमेंट 8 असाइनमेंट 7 तक की बात हमारी कल के थ्योरी के हिसाब से हो चुकी है। असाइनमेंट 8, 9 एंड 10, असाइनमेंट 8 को हम आज कवर कर रहे हैं। ये जो चीजें हो चुकी हैं ये असाइनमेंट 8 की कवर हो चुकी हैं, ये जो अभी कवर हमने किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन असाइनमेंट 8 के आप लगाएंगे। ठीक, चाहे तो असाइनमेंट 8 आप ओपन भी करेंगे अभी सॉरी, असाइनमेंट 8 आप ओपन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करो, पहले इस क्वेश्चन को करो आप।
बहुत बढ़िया मनीषा रावत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, एक आंसर आया मुझे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम भी हो चुका है, 2 मिनट ओवर हो गई है। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आप हो सकता है कि आंसर पर पहुंच चुके हो। एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड सपोर्ट द फोर्स 5p इज टू बी अप्लाइड सो दैट द नेट ओवरऑल चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0। है ना, अभी मैंने आपको इस हिंट का क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही कराया था कि ये जो यहाँ पर वर्डिंग लिखी हुई है नेट ओवरऑल चेंज, बस वो आपको वर्डिंग समझनी है ये क्या है। ठीक है, ऑफ द लेंथ बार इज 0, ये आपको दिया हुआ है। एज्यूम एक्सियल रिजिडिटी ऑफ द बार इज कांस्टेंट। एक्सियल रिजिडिटी बेसिकली क्या टर्म होता है, इनकी फिजिकल मीनिंग में आपको आगे बताऊंगा। जो पीएल अपॉन ए होता है, पीएल अपॉन ए डेल्टा इक्वल टू, तो ए इंटू ई की प्रोडक्ट को हम एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं। मतलब ये चीज हमारी कांस्टेंट है, मतलब ए भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट। इस फिगर में क्या है, ए भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, मतलब हमें ए और ई से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना है पी और एल से। ठीक है, और एल के सेंस में मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये डॉटेड मैंने इसलिए बताया था क्योंकि एक्स कुछ भी हो सकता है, बट वो जो कुछ भी एक्स हो सकता है वो एक चीज को फुलफिल करे। कौन सी कंडीशन को फुलफिल करे कि एक्स कुछ भी हो सकता है, वो एक्स की जो वैल्यू है वो किस कंडीशन को फुलफिल करेगी, वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी कि जो मेरा नेट ओवरऑल चेंज है ऑफ द टोटल लेंथ वो मेरा क्या होना चाहिए, 0। और टोटल लेंथ हमारी ये थी एल। अब आप ये सोचेंगे एल क्या है, तो एल तो उम्मीद है यार आपने ये तुमको अंडरस्टूड कर ही लिया होगा, आंसर भी एक आ चुका है मुझे। ठीक है, तो एल ये हमारे पास टोटल लेंथ थी। ठीक है, सॉरी, एल टोटल लेंथ थी। ठीक, यहां पर ये हमारे पास एक्स था। अब जरा सोचिएगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। इसका मतलब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, बी कहीं भी हो सकता है, सी फिक्स है, डी फिक्स है। सी कितनी दूरी पर है, 12/3 पर। डी कितनी दूरी पर है, एल पर। ठीक है, बी कहीं पर भी हो सकता है, वही हमें आंसर चाहिए कि एक्स की वो वैल्यू क्या होगी। बट उसके लिए कौन सी चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई है डेल डी विद रेस्पेक्ट टू ए। यही तो है मेरा नेट नेट ओवरऑल चेंज, इसी को तो बोलूंगा नेट ओवरऑल चेंज। नेट ओवरऑल चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो चेंज हो रहा है। डेल डी विद रेस्पेक्ट टू ए वो क्या है, 0। डेल डी विद रेस्पेक्ट टू ए मेरा क्या है, 0। 5p, और 5p ऐसा फोर्स लगाना है, ठीक है, इज टू बी अप्लाइड सो दैट द नेट ओवरऑल चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0। मतलब डी पॉइंट मेरा अपनी उसी अवस्था पर होना चाहिए, डी रिमेन्स सेम एट इट्स इनिशियल पोजीशन। यही तो मैंने अभी पहले भी समझाया था आपको कि ये चीजें हो सकती हैं अगर फोर्सेस हमारे अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो अगर 5p ऐसा होता, 2p ऐसा होता, 3p भी ऐसा होता, तो ऑब्वियस है कि डी कभी ऐसा पॉइंट आ ही नहीं सकता था, मतलब डी कभी भी अपनी पोजीशन पर रह नहीं सकता था। बट 3p ऐसे आ रहा है और ये 7p ऐसा आ रहा है, तो हो सकता है कि डी अपनी पोजीशन पर रह जाए। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इधर लेंथ भी तो बढ़ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ d रिमेन्स एट इट्स इनिशियल पोजीशन, सो डेल डी ए क्या होगा, डेल डी ए होगा अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था, डेल डी सी प्लस डेल सी बी प्लस डेल बी ए। हमें नहीं पता है प्लस ही प्लस रहेगा क्या, अभी हमें फॉर्मूले के हिसाब से भी लेके चल रहे। डी सी को अब चेक करो, अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो। 1 का फ्री बॉडी डायग्राम, 2 का फ्री बॉडी डायग्राम, 3 का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो अब जरा ले लेते हैं। 1 में क्या होगा, सेक्शन ऐसे काटो। अब जरा यहाँ पर नेट रिएक्शन तो निकाल लो पहले। रिएक्शन क्या होगी, 3p इधर की ओर है, 2p इधर की ओर, 5p इधर, 7p इधर, 3p इधर, मतलब 4p का इधर की ओर फोर्स। 4p का इधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो रिएक्शन किधर की ओर आ जाएगी, बैकवर्ड। कितने की, 4p की। 4p की आ गई बैकवर्ड, तो 4p प्लस 3p मतलब 7p, 5p प्लस 2p मतलब 7p, मतलब बराबर हो गया, सही आंसर है। तो 4p अगर 1 को देखोगे तो सीधा आंसर आ गया 4p, 1 को देखोगे तो 4p इधर है, तो 4p आंख बंद करके लिख दो इधर। ठीक है, अब इस वाले को कैलकुलेट कर लो आराम से, इधर 3p है, ठीक है, कंप्रेशन में, तो 3p ये हो गया, ये थर्ड है मेरा। 3p इधर है तो कंप्रेशन में ये भी होगा 3p, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ 2 वाले को देखो, 2 वाले में क्या होगा, 2p इधर है, 3p इधर है, मतलब p का इनवर्ट, p का इनवर्ट, तो यहाँ पर p का इनवर्ट दिखा दो 2 पर, तो यहाँ पर भी p का इनवर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 है x डिस्टेंस का, तो इसे x दिखाना। 1 है x डिस्टेंस का, तो आपने इसे क्या दिखाया, x। 2 कितने डिस्टेंस का है, 2 है 2l/3 माइनस एक्स का, 2 है 2l/3 माइनस एक्स का,
बस हमें यही तो आंसर चाहिए 2l/3 माइनस एक्स का। जबकि ये वाला पार्ट कितने का बचा, l में से 2l/3 घटाओगे तो l/3 बचेगा। ये वाला पार्ट है l/3 का, क्योंकि a ही तो कांस्टेंट है ही, जबकि लेंथ में हमारे पास चेंजेस हैं। इसे ऐसे नहीं कर देना कि l/2 कर दो ना, अपनी तरफ से नहीं रखना। ये चीजें हो गई। अब क्या करोगे, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दोगे। डेल डी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये वाली चीज है, डी सी सी बी बी ए। तो डेल डी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या हो गया, ये कंप्रेशन है तो माइनस कर दूंगा, -3p इंटू एल कितना है l/3 अपॉन ए, तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये माइनस क्यों आया, कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, यहां पर फिर से कॉन्ट्रैक्शन, तो माइनस कितने का, p इंटू ये कितना है 2l/3 माइनस एक्स अपॉन में ए। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो चीज है ये है टेंशन में, तो प्लस का करूंगा, क्या 4p इंटू कितना डिस्टेंस है x अपॉन में ए शुड बी इक्वल टू, यही तो कंडीशन दी है ना कि 5p कहां लगे कि डेल डी क्या हो जाए 0, शुड बी इक्वल टू 0। बस इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के l/3, x की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ जाएगी l/3। उम्मीद है आपका आ गया आंसर। मोनिका चौहान गुड। ठीक है, बाकी और किसी का नहीं आया है, चलिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ गया है। आप समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। ठीक है, वर्डिंग पर ध्यान देना है बस। ठीक है, वेरी गुड दिव्यांशु, वर्डिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपने वर्डिंग समझ ली तो क्वेश्चन की आप अप्रोच आराम से लेके जा सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट हाँ वर्डिंग अगर नहीं समझोगे तो ट्रिकी क्या मतलब बहुत ज्यादा आपको टफ लगने वाले हैं, टफ नहीं लगने देना है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ही समझ में आ गया। चलते हैं बैक साइड। ठीक है, चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड, ये हम बात करेंगे अभी। ठीक है, व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड, उससे पहले हम एक चीज और बात कर लेते हैं, असाइनमेंट्स। असाइनमेंट प्लीज 8 ओपन करो, असाइनमेंट 8 ओपन करो अभी, असाइनमेंट 8 ओपन करो अभी, जल्दी से असाइनमेंट 8 ओपन करो। यस यस, संडे का ना फुल फायदा उठाते हो आप सब। हाँ, कुछ तो लग रहा है कि आज गहरी चीर निंद्रा में फंसे पड़े हैं। कम से कम आप चलो उठे तो। हम्म, चलो तो असाइनमेंट 8 हो गया ओपन। जो अभी क्लास कर रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि यार जब क्लास होगी तब उसके बाद फिर से एक नींद निकालेंगे। हाँ चलिए तो हाँ ठीक, ओपन हो गया है। जरा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। आंसर जल्दी से मुझे बताते रहिए, फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। यस, ठीक है, सेकंड भी सिमिलर है, थर्ड भी सिमिलर है। इतने सारे क्वेश्चन अब करा दिए, उम्मीद है आप ये वाली चीजें कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड भी सिमिलर है। फोर्थ देखोगे तो इसमें भी एलोंगेशन निकालना है बस। ठीक है, फोर्थ देखोगे एलोंगेशन निकालना है सिंपल। ठीक है, ठीक, फिफ्थ भी हो जाएगा, ये पुराने वाला क्वेश्चन रखा हुआ है जरा, फिफ्थ हो जाएगा। सिक्स्थ भी आपका 3 पार्ट है, उनको तोड़ना है। ठीक है, ठीक, आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, सेवेंथ मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, एट्थ मैंने आज आपको पूछा। ठीक है, आपने आंसर भी दिया उसका। नाइन्थ की बात हो गई है l/3। ठीक है, 10th सिमिलर है, 11th सिमिलर है, 12th सिमिलर है। ठीक है, मैंने ये सारे जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं।
प्रैक्टिस के लिए 8th असाइनमेंट को आज ही कंप्लीट करना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 8th असाइनमेंट को आज ही कंप्लीट करना, ठीक है, कोशिश पूरी रखना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा असाइनमेंट 8 कंप्लीट और हमारा ये वाला कंटेंट कंप्लीट, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड, व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड। अब इसको समझो क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास जो रोड है वो ऐसी है, ठीक है, और ये क्या है, दोनों साइडों से ऐसे इसको हमने फिक्स कर रखा है, इधर से भी और इधर से भी। अब क्या है कि इस रोड में मैंने दो पार्ट कर लिए, मतलब रियल में ये पार्ट है, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका E1 ये है, ठीक है, इस पर फोर्सेस लग रहे होंगे, अभी दिखाऊंगा, ठीक है, और लेंथ यहाँ पर L1, ठीक है। इसके बाद ये हो गया L2 लेंथ का, इसका एरिया मान लीजिए A2 है और मटेरियल इसका अलग है, E2 है, मान लीजिए स्टील है, कॉपर है, जो भी आप मानना चाहें, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है। दोनों साइड से अगर फिक्स है ये, और मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं आपसे कि P फोर्स में यहां ऐसे लगा रहा हूं, P फोर्स में यहां ऐसे लगा रहा हूं, ये L1 है, ये L2 है, P फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है, टोटल लेंथ है मान लीजिए L, ठीक है। P फोर्स अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो सोचिएगा 1 पर क्या हो रहा होगा, इस 1 वाले पार्ट पर क्या हो रहा होगा, 2 वाले पार्ट पर क्या हो रहा होगा। ये सबसे सिंपल केस है, ये सबसे सिंपल केस है। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं रिएक्शन निकालना है, तो यहां हमारे पास जो आंसर होगा वो रिएक्शन का बेसिकली होता है क्या, कि इस ए वाले सरफेस पर रिएक्शन बताओ, बी वाले सरफेस पर रिएक्शन बताओ। क्यों, आप में से अगर कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि आर ए सर पी के बराबर आएगी, ऐसे कितने हैं कि आर ए जो रिएक्शन है वो पी के बराबर आएगी, ऐसे कितने हैं जो इस चीज को ऐसे सोच रहे हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है जो ऐसे सोच रहा है आर इक्वल टू पी, आर इक्वल टू पी आएगा या नहीं, यस और नो, आर इक्वल टू पी आएगा या नहीं, यस और नो, नो, ठीक है। उम्मीद है आप ये वाली चीज तो गलती से भी नहीं सोचोगे, ठीक है, कि यहाँ पी दिख रहा है तो सर यहाँ पर रिएक्शन ए के बराबर होगी, कुछ कुछ सोच लेते हैं, इसीलिए मैं ये चीज पर फोकस कर रहा हूँ। आर ए बराबर पी नहीं होगा, क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, ये तब होता जब ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ इतनी होती, जब ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ इतनी होती तो ठीक था, बट मॉलिक्यूल दूसरे बॉडी के भी यहाँ पर अटैच हैं, इन दोनों के बीच में भी मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है इसने भी अपनी रिएक्शन लगाएगी, ये भी, ये जो सपोर्ट है ये भी अपना रिएक्शन लगाएगा इस पर, तो पी के पार्ट टूटेंगे, पी के पार्ट टूटेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, आर ए में ऐसे भी ले सकता हूं, ये वर्डिंग ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आर ए में ये डायरेक्शन में भी ले सकता हूं, आर ए में ये डायरेक्शन में ले सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में वैल्यू आ रही है, मुझे क्या पता, पी अगर ऐसे ना लग के दूसरी डायरेक्शन में जाए, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, 3 सेक्शन ले लूं उसमें पी फोर्सेस बहुत सारी दिखा दूं, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, ऐसे अगर ऐसे 2p ऐसे दिखा दो, 5p ऐसे दिखा दो, क्या पता कि आर ए किधर की ओर आ रही है, आर ए किधर की ओर आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता ऐसे। तो ये जो चीज है ये हमारे एजम्पशन है, ठीक है, डिपेंड करेंगे हमारे आंसर कि हमारे वो पॉजिटिव आ रहे हैं या निगेटिव आ रहे हैं। तो आर ए को भी आप कुछ भी ले सकते हो, आर बी को भी आप कुछ भी ले सकते हो, आर बी ऐसे भी ले सकते हो, आर बी ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। बट आंसर मैं कह रहा हूं इन दोनों से ही सही आएगा, कोई सी भी चीज ले लो आपके आंसर हमेशा सही आएंगे, ठीक है। बट आंसर क्या होंगे, निगेटिव आए तो जो आपने सोचा था वो उल्टा था, बस पॉजिटिव आए तो जो आपने सोचा था वो सही था, वो डायरेक्शन सही थी, ठीक है। अब जैसे मैं क्या मान के चलूंगा, आप जब भी एक डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी, ये तो फिक्स है यार, जब भी आप दो ये फिक्स सपोर्ट वाली क्वेश्चन करोगे तो आपको एक डायरेक्शन तो माननी पड़ेगी ना। आपने अगर एक क्वेश्चन में डायरेक्शन मान ली तो उसको फिर चेंज नहीं करना बार बार, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक डायरेक्शन कौन सी मानोगे, वो फिजिकल सेंस से मान के चलो, वो फिजिकल सेंस से मान के चलो। फिजिकल सेंस क्या है, अगर मैं इस 1 वाले पार्ट को देखूं, अगर मैं इस 1 वाले पार्ट को देखूं तो 1 वाले पार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, सोचिएगा 1 वाले पार्ट पर पी की वजह से हो सकता है टेंशन आ रही हो, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे लगा कि दोनों में से एक तो चूज करनी है ना, तो मेरा मन नहीं है कि मैं आर ए को ही ये वाली चूज करूं पी की डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा। सेंस मुझे समझ में आ रहा है कि आर ए में इधर की ओर करूंगा तो हो सकता है इक्विलिब्रियम में बन जाए, तो ऐसा मैं सेंस लेके चला, जरूरी नहीं था कि आप आर ए को इसी डायरेक्शन में लोगे, मर्जी है आप, मैं हमेशा कह रहा हूं मर्जी है आपकी, ठीक है। आर ए आप उधर भी ले सकते हो, बट आप ये नहीं कहोगे कि सर दोनों डायरेक्शन एक साइड होगी, अरे भाई आर ए की निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, आर ए की निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। अब ये मेरा सेंस था, ये मेरी वैल्यू नहीं है, गलती मत करना। आप क्या सोचो फिर से कि आर ए सर पी के बराबर होगी, अरे नहीं भाई,
ये सिर्फ सेंस लिया मैंने कि मैं आर इधर की ओर ले रहा हूँ कि पी इधर की ओर लग रहा था, है ना। आपने अब क्या किया, सेक्शन काटा, तरीका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये काटा, सेक्शन काटा, आर ए इधर की ओर आपने मान लिया, इधर की ओर मान लिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, इधर की ओर में आपने क्या किया, और यहां पर सेंस क्या समझा, क्योंकि एक डायरेक्शन तो फिक्स करनी पड़ेगी पहले ही, एक डायरेक्शन पहले फिक्स करनी पड़ेगी, तभी सेक्शन की आप वैल्यू लिख सकते हो। तो आपने इसकी डायरेक्शन किधर की ओर फिक्स कर ली, इसकी डायरेक्शन आपने इधर की ओर फिक्स कर ली, ऐसे ऐसे इधर की ओर। क्यों इधर की ओर फिक्स कर ली, क्योंकि आपने इधर देखा कि पी अगर ऐसे लग रहा है तो हो सकता है आर भी ऐसे लगे, हो सकता है आर भी ऐसे लगे। तो पहले ये फिगर बनाना जरूरी हो जाता है आपको, पहले इतना फिगर बनाना जरूरी हो जाता है, इतना, ठीक है। पहले आर ए फिक्स करो अपने माइंड में, आर बी फिक्स करो, ये पहले फिक्स कर लो। अब जो है क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या, सेक्शन काटो, सेक्शन काटा, आर ए इधर की ओर लग रहा है, लग रहा है, इधर की ओर कितना होगा, इधर की ओर कितना होगा, पी माइनस, जब आर ए आपने ऐसे लिखा तो कौन सा डोमिनेट करेगा, वर्डिंग समझो, कौन सा डोमिनेट करेगा, पी डोमिनेट करेगा या आरबी डोमिनेट करेगा। आरबी आपने ऐसे ले लिया अब, है ना। तो अब बताइए मुझे, आरबी डोमिनेट करेगा, पी डोमिनेट करेगा इस वन के लिए, पी डोमिनेट करेगा या आर बी डोमिनेट करेगा, कौन सा वाला बड़ा होना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होना चाहिए, बताइए मुझे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होना चाहिए, आर बी या पी। पी क्यों, क्योंकि आर ए जब हमने ऐसे मान लिया तो ये वाला जो फोर्स है वो भी आउटवर्ड आना चाहिए, ये वाला जो फोर्स है वो भी क्या होना चाहिए, आउटवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो यही बनेगा ना, जब इधर की साइड में ऐसे फोर्स, इधर की साइड में ऐसे फोर्स, तभी तो वो टेंसाइल में जाएगा। तो ये जो सेंस है ये इक्विलिब्रियम का होना चाहिए, तो पी को आप डोमिनेट मानोगे, क्योंकि डायरेक्शन पी की है आउटवर्ड, तो पी माइनस आर बी लिखोगे, पी माइनस आर बी, पी आउटवर्ड, आर बी इनवर्ड, तो पी माइनस आर बी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां तक। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, वन वाला पार्ट ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन एग्जांपल से ये लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। ये टू वाला पार्ट हो गया। टू वाले पार्ट में आपने आरबी को फिक्स कर रखा है एजम्पशन में, यहाँ सेक्शन काटो, सेक्शन काट लिया, आरबी इधर की ओर लग रहा है, आरबी इधर की ओर लगा दिया। अब यहाँ फिगर में ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, और वैल्यू का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, ये सेंस और समझते चलो, वैल्यू का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, आरबी के, मैग्नीट्यूड आरबी के बराबर होना चाहिए। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, आरबी के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, आर ए के, आर ए के मैग्नीट्यूड के, यही तो हमने पहले भी समझा था, ठीक है। तो यहाँ आर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाथ रखो, हाथ रखो, चेक करो। अगर इधर की तरफ आर बी आ रहा है तो इधर की तरफ वाला डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पर डोमिनेट कौन सा करेगा, पी डोमिनेट करेगा या आर ए, आंसर फिर से दो, पी डोमिनेट करेगा या आर ए, वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत बढ़िया, पी डोमिनेट करेगा और पी माइनस आर ए आंसर हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा पी डोमिनेट किया तो पी को पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस में आर ए हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेट जो करेगा उसकी वैल्यू में से जो कम है उसकी वैल्यू घटेगी, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कम है ज्यादा है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। ये सारे फिगर आपके एजम्पशन पे हैं, ठीक है। आपको सेंस समझ के एजम्पशन लगा के आंसर निकालना है, आंसर खुद बता देगा कि आपका अजम्पशन सही था या उल्टा था, बस आंसर हमेशा सही आएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई यहां से क्लियर। अब नेक्स्ट चीज, आपके पास एक होता है डिटरमिनेट, एक होता है इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट, ठीक है। अगर आपके पास एक चीज समझिएगा इसमें, अगर ये चीजें हैं, पी फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तो आपके पास समेशन एफ एक्स 0 है, समेशन एफ वाई 0 है, समेशन एम एट एनी पॉइंट 0 है, ठीक है। यहां अगर समेशन एफ वाई को यूज करोगे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फायदा मैं कह रहा हूं, फायदा कुछ नहीं है यहाँ पर आपका फायदा कुछ नहीं है समेशन एफ वाई को यूज करने की, कोई मतलब ही नहीं है। समेशन एम का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम जाएगी रिएक्शन की भी। समेशन एफ एक्स से ही तो आप रिएक्शन की वैल्यू निकालते थे ना, रिएक्शन की वैल्यू कितनी निकाल दी यहाँ पर, पी, है ना, रिएक्शन की वैल्यू पी कहां से निकालते थे, समेशन एफ एक्स से। तो इसका मतलब एक अननोन है, समझिएगा, एक अननोन है रिएक्शन, एक इक्वेशन है, यूज हो गया, काम खत्म हो गया। 3 इक्वेशन थी जबकि एक इक्वेशन हमने यूज कर ली, काम खत्म हो गया। अब एक बात बताइए, जहां पर 2 अननोन हो, क्या यहां पर समेशन एफ वाई का यूज कर सकते हो, नहीं, मतलब ही नहीं है। समेशन एफ वाई 0 ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। समेशन एम एट एनी पॉइंट 0 ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सभी की क्या है, सिमिलर, एक ही लाइन में जा रहे हैं, इसका मतलब मोमेंट यहाँ दे ही नहीं रहे हैं। ये दोनों चीजें तो पहले से ही गायब है, ठीक है। यहाँ पर आप किससे निकाल सकते हो वैल्यू, बस रिएक्शन की, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से। समझो इसको, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
अगर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ही तो है ना, बस ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इसमें अगर पुट करोगे तो एक ही तो इक्वेशन बनेगी, जबकि अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं, 2। अननोन कितने हैं, 2। और अगर अननोन मेरे आर है और आर भी 2 हैं, ठीक है, नोन ये चीजें हैं हमारे पास पी वगैरह, अननोन हमारे पास 2 हैं, इक्वेशन एक है, तो कभी सोल्व कर सकते हो नहीं। अगर 2 अननोन होते हैं और एक इक्वेशन होती है x प्लस वाई इक्वल टू 2, कभी सोल्व कर सकते हो, कभी नहीं। x और y की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, x और y की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही एक इक्वेशन से आप आर और आर बी की इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हो। समझ रहे हो इस चीज के, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है अगर एक इक्वेशन है बस आपके पास। तो आर ए को आपकी मर्जी से आपने 2 लिख दिया, तो आर बी की वैल्यू आपने -2 -4 कर दी, ठीक है, मतलब कुछ भी आप इस तरह से अरेंजमेंट ले सकते हो। तो यहाँ कंडीशन एक और आती है, ये फिजिकल चीजें तो अपने माइंड से आप कुछ भी नहीं ले सकते, ये फिजिकल चीजें। तो इस फिजिकल चीज में आपने अब एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लेके चलते हैं। तो पहली चीज जहां पर डेटरमिनेट उस चीज को कहते हैं जब आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन है तब वो डेटरमिनेट है। बट अगर आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन जो इसे बोलते हैं ये वाली, तो यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशन एक ही यूज हो सकती है इस वाले के लिए। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगा, तो उसे हम बोलते हैं इनडेटरमिनेट। तो उस इनडेटरमिनेट वाले केस में ये चीजें मैं आपको एसएफडी वीएमडी वाले चैप्टर में भी समझाऊंगा शुरुआत में, ठीक है, बीम कैसे होती है, इनडेटरमिनेट डेटरमिनेट, ठीक। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन होते हैं, तो वहां पर उसको सोल्व करने के लिए टू सोल्व द अननोन्स हम क्या लेके चलते हैं, याद रखिएगा, टू सोल्व द अननोन्स हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं वी टेक द compatibility इक्वेशन। जितनी compatibility इक्वेशन बना लो उतना अच्छा। तो यहाँ compatibility इक्वेशन क्या है जरा समझो, यहाँ पर क्या है, इस केस में जब भी आप दो फिक्स सपोर्ट वाला केस समझोगे हमेशा compatibility इक्वेशन लेके चलना। compatibility इक्वेशन क्या होगी, एक बात बताइएगा, खुद आंसर दे दोगे आप, मुझे पता है। ये एक ए है पॉइंट, एक बी है पॉइंट, एक सी ये बी है, इसे सी मान लो। एक ए है पॉइंट, एक बी है, एक सी है। जरा मुझे एक बात बताइए, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपको क्या दिख रही है? डेल अगर मैं कहूं आपसे, डेल सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा? डेल सी विद रेस्पेक्ट टू ए, डेल्टा टोटल 0। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर, बहुत बढ़िया मीनाक्षी पार्थ, बहुत बढ़िया। डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा मेरा? 0। क्यों? क्योंकि सी पर भी हमारा फिक्स है, इसका मतलब जो डेल्टा सी आपका आ रहा था, ये जो हमने फिक्स रेफरेंस मान रखी थी उससे, वो हमेशा क्या रहेगा? 0। ठीक है, क्योंकि सी अपनी पोजीशन पर ही रहने वाला है, क्योंकि उस पर एक तरह से फोर्स ये आर भी ऐसे लग रहा है। फिक्स सपोर्ट का होना और रेफरेंस का होना, पिछली बार जब आपने आंसर दिया था मे बी मीनाक्षी जी कि ए इज द आंसर फॉर दैट टू फिक्स सपोर्ट, के वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो हमारा रेफरेंस था। यहाँ रेफरेंस एक ही तो लोगे, या सी रेफरेंस लोगे या ए रेफरेंस लोगे। तो ए अगर आपने रेफरेंस लिया तो उसके रेस्पेक्ट में आर बी आपका इधर की ओर लग रहा है ना, मान लेते हैं कि आर बी इधर की ओर लग रहा है, इसका मतलब सी हमारा इस पी की वजह से आगे की तरफ जाता है, बट आरबी की वजह से पीछे की तरफ आ रहा है। तो नेट जो फोर्स है, नेट जो डिफॉर्मेशन है सी विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, वो हमारा क्या है? 0। तो डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू ए, या इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा टोटल सी विद रेस्पेक्ट टू, मतलब टोटल लेंथ का डेल्टा टोटल क्या होता है? 0। डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू ए या डेल्टा टोटल क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये मेरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये और एक समेशन एफ एक्स। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया या नहीं? उसके बाद एक एग्जांपल लेके चलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? फिर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक, क्लियर? चलो फिर तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर आगे। ठीक, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर ए बी, जिससे कि वैल्यूज आपको याद रहे तो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है समझना। ठीक, वैल्यूज अगर सामने है तो ए बी सी बिल्कुल सेम फिगर है। ठीक है, 10 किलोन्यूटन यहाँ पर पी की तरफ फोर्स लग रहा है। आपको नहीं पता यहाँ पर रिएक्शन किधर की ओर आएगी, बट आप एज्यूम कर सकते हैं अगर 10 इधर जा रहा है तो आर ए इधर की ओर हो। तो मैं यहाँ पर दो फिगर लेके चला, यहाँ पर 10 मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, बट ये 10 नहीं होगा, ये कुछ और वैल्यू होगी। तो पहले आर ए दिखा दो इधर, ऐसे मान लिया, पहले फिक्स करो,
फिक्स माइंड में करो, आर ए इधर लेके चल रहा हूँ और आर बी इधर की ओर लेके चल रहा हूँ। क्यों लेके चल रहा हूँ? कि 10 मुझे कंप्रेशन का दिख रहा है, तो आर बी हो सकता है कंप्रेशन हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, हाथ रखोगे, आर ए इधर लिखोगे, ये आर ए बराबर किसके होगा, डोमिनेट क्या करेगा 10, तो 10 माइनस आर बी। ठीक है, ये हो गया 1 के लिए, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए देख लेते हैं, 2 के लिए हो गया आर बी इस साइड से है, आर बी इधर से दिखा दो। ठीक है, आर बी इधर से दिखा दिया, और इस साइड से कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर बी के बराबर, बट वैल्यू क्या होगी इस सेक्शन के लिए, आर बी के लिए 10 को मुझे डोमिनेट मानना पड़ेगा, आर ए को कम मानना पड़ेगा, तो 10 माइनस आर ए। ये चीजें हो गई। लेंथ कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर 1 मीटर, जैसे वहां पर L1 L2 ले रखी थी, यहाँ पर है 2 मीटर। ठीक है, ए ई यहाँ पर कांस्टेंट मान लो। ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन बतानी है, ए यहाँ पर कांस्टेंट मान लो, दोनों का ए यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्या, एक तो इक्वेशन है क्या, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, वही सेंस मेरा यहाँ से है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 मैंने पहले ही लगा दिया इस वाले फिगर में, और इस वाले फिगर में मैंने पहले ही समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा दिया, तो जरूरत नहीं है उसको फिर से यूज करने की, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से चलो सीधे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी 0, तो डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी 0। ठीक है, तो डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा मेरा, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है मेरा कॉन्ट्रैक्शन में, तो माइनस माइनस। अब ध्यान से समझना, जब आपने यहाँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 वाली चीज लेके चल लिए, तो अब एक अननोन में लेना पूरी इक्वेशन, इसकी और इसकी जो कंबाइंड इक्वेशन ये बना रहे हो आप, बी सी एंड ए बी एंड बी सी की जो आप कंबाइंड इक्वेशन लेके चल रहे हो ये वाली, उस इक्वेशन में एक अननोन लेना। ऐसे नहीं है कि पहले एक आर ए ले लिया फिर दूसरा आर बी ले लिया ना, एक अननोन। कौन सा अननोन लेके चलते हैं, चलो आरबी लेके चलते हैं। तो आरबी अगर ये लिख रहे हो तो आरबी डेल्टा सीबी में लिखो, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, कंप्रेशन में, तो माइनस आरबी इंटू लेंथ कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर अपोन में ए को ए लेने दो। ठीक है, माइनस आरबी इंटू 2 मीटर अपॉन ए। ठीक है, अब डेल्टा बी ए क्या है, डेल्टा बी है टेंशन में, टेंशन मतलब प्लस, टेंशन मतलब प्लस। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर आप आर ए नहीं लिखोगे, यहां पर लिखोगे 10 माइनस आरबी, ना ही आरबी लिखोगे 10 माइनस आरबी, क्योंकि इसकी वैल्यू आर ए के बराबर है। तो ये जो आर ए है 10 माइनस आरबी वो यहां लिखोगे। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मैं आरबी अननोन में एक में लेके चला, तो एक अननोन में लेके चलोगे ना, तो 10 माइनस आरबी। ये क्या है मेरा, ये है मेरा टेंसाइल फोर्स, प्योर एक्सियल फोर्स, जिसकी मैग्नीट्यूड है 10 माइनस आरबी, मैग्नीट्यूड है आर ए के बराबर 10 माइनस आरबी। ठीक है, तो ये 10 माइनस आरबी ये हो गया, इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर अपोन में ए, शुड भी किसके होना चाहिए 0 के। बस ये साइन कन्वेंशन याद रखना, शुड बी इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, ए से ए कट गया, क्या क्या बचेगा, माइनस आरबी इंटू 2, माइनस 2 आरबी प्लस में 10 माइनस आरबी इक्वल टू 0, सो कितना हो गया माइनस 3 आरबी। ठीक है, इक्वल टू 10, सो आरबी इक्वल टू 10/3, बट ये किस में आ रहा है, माइनस में। ठीक है, तो जो हमने सोचा था वो चीज ये यहाँ पर, एक सेकेंड, सॉरी प्लस में, ये किस में आएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि आरबी अगर इधर माइनस का 3 भी है और प्लस का 10 है, सॉरी ये प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये सिंपल मैथ्स था जो थोड़ा सा एरर हो गया। ठीक है, माइनस 3 आरबी प्लस 10 इक्वल टू 0, सो आरबी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 10/3, ये हमारा 10/3 किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन में ले लो, 10/3 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू 10/3 किलो न्यूटन, मतलब आंसर आ गया। ठीक है, आर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी कैलकुलेट करके, कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, चाहे यहां से कैलकुलेट कर लो, आर ए इक्वल टू 10 माइनस आरबी। ठीक है, तो 10 माइनस 10/3, सो आंसर कितना आ गया 20/3 आर ए। सो आंसर विल बी क्लियर, आंसर आ चुका था आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मोनिका चौहान, बहुत बढ़िया, पार्थ बहुत बढ़िया, मनीषा ठीक, बहुत सही। चल नेक्स्ट, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, इसमें बताइए कोई डाउट, ठीक है कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन और देखिएगा, कहोगे कि सर क्वेश्चन एक और एक एडवांस आता जा रहा है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो, 2 मिनट लो, सॉल्व करो। यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना। सबसे पहले क्या करोगे, आर ए और आर बी की अपनी डिजाइन करोगे अपनी मर्जी से।
आर ए किधर की भी ओर ले सकते हो, आर बी किधर की ओर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बट जैसे फोर्स लग रही है उसके हिसाब से लिया करो, थोड़ा पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो आर ए मेरे हिसाब से आपको ये लेनी चाहिए, मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं आपको। ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बट आपको लेनी चाहिए। आर ए इस डायरेक्शन में ले लो और आर बी इस डायरेक्शन में ले लो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि टेंशन है, ये कंप्रेशन देगा तो हो सकता है आर बी कंप्रेशन में आए। ठीक है, अब ये जो फिक्स चीज हो गई है, अब वही पुरानी चीज आप इस पर इंप्लीमेंट कर दो। आप वही पुरानी चीज इंप्लीमेंट करो जैसे जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन तोड़े थे। ठीक है, करो इसे जरा जल्दी से। मैक्सिमम 3 मिनट ले लो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा पॉइंट्स में है, मैक्सिमम 3 मिनट ले लो और इसे सोल्व करके बताओ। संडे है, काम आपको काफी अच्छा ज्यादा मिलने वाला है। 8th असाइनमेंट तो हो ही गया, 7th और 6th आपको पहले से ही करने थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किए होंगे वो कर लीजिएगा। ठीक, और 8th हो गया है, साथ ही 9th और होने वाला है। ठीक है। देखो कैलकुलेशन में क्या है ना, ईएस अपॉन ईसी जो है उसकी वैल्यू 2 कर देना। कैलकुलेशन में ईएस की डायरेक्टली वैल्यू मत रखना, उनको रेशियो में बनाना। ईएस अपॉन ईसी, क्योंकि आपको पता है जो हमारी फॉर्मेशन होता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का, उसमें ईएस और ईसी हमारा रेशियो में आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार एई और एई को कांस्टेंट मान लिया था, ए वन ई वन और ए टू ई टू को। यहाँ पर ए वन ई वन और ए टू ई टू को कांस्टेंट नहीं मानना है, क्योंकि एक कॉपर है तो एक स्टील भी है। डेल टोटल आपको निकालना आता है, बस उसी को कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। डेल टोटल की इक्वेशन बनाना बस, डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए बनाना। ठीक है, यहाँ मैंने बी और ए ऐसे लिख दिए हैं, वॉल्स लिख दिए। डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए बनाना, जो कि हो जाएगा डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डी प्लस डेल्टा डी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ, एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया सीधा काट दो। मैक्सिमम 1 मिनट और, जल्दी से कैलकुलेशन पूरी करो।
चलो भाई बहुत हो गया टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, आया आंसर मनीषा? RA 30.66। एक सेकेंड, $30.66 थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया, 33.1 एंड 16.9, बहुत बढ़िया। ठीक, थोड़ी सी मनीषा रावत कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ठीक है उसे देखिएगा। बहुत बढ़िया, चलो भाई आंसर मिल चुका है, अच्छी बात है। देखिए आप अप्रोच या तो कुछ गड़बड़ समझ रहे हैं या फिर आप इन चीजों को देख के डर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको 1 मानो, सिंपल सी बात है यार। सबसे पहले उसको एज्यूम क्या करो ना। आप इन चीजों को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों सोच रहे हो, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। 1 2 3, अब कॉपर कॉपर को एक साथ मिला के 1 और 3 को एक साथ मिला थोड़े रहे होंगे यार, ऐसे नहीं करना है। 1 2 एंड 3 अलग अलग चीजों को यूज करना है। ठीक, क्या करना है, 1 को फिगर बना लो, ठीक है ये कॉपर है होने दो, है ना। उसके बाद इस 1 को मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर क्या हो गया, RA इधर हो गया। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो भाई। 15.5 एंड 34.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50, माइनस में RB। भाई आपने अगर RA को ऐसे माना तो आपको इसे डोमिनेट करवाना होगा जो आउटवर्ड जा रहा है। आउटवर्ड कितना जा रहा है, 34.5, ठीक है, एंड प्लस में 15.5, तो कितना हो गया 50, है ना, माइनस में RB। माइनस में RB, एक तो हो गया ये हो गया 1 के लिए सिंपल सा। ठीक है, अब 2 के लिए सोच लो, 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए 2 पर हाथ रखो ऐसे, यहाँ पर 34.5 किलोमीटर उधर की ओर है। अब यहाँ एक गलती मत करना, मैंने हमेशा बोला है एज्यूम जो आप चाहो वो कर सकते हो, एज्यूम जो आप चाहो वो कर सकते हो, बट उस अजम्पशन का आप आउटकम सही लेके चलना, मतलब जो आपने सोचा है वही चीजें लेके चलना। उसके बाद खुद ब खुद आंसर आपको सही आंसर दे देगा, ठीक है, माइनस में दे देगा अगर गलत है तो। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में सोचेगा। दो तरीके हो सकते हैं, स्टूडेंट दो तरीके से जा सकते हैं। क्या आप इसमें 34.5 को बड़ा मान लो, RB को छोटा मान लो, आपकी मर्जी। आपने 34.5 को बड़ा मान लिया, RB को छोटा मान लिया, एक तरीका ये है। या फिर एक तरीका ये है कि आपने RB को बड़ा मान लिया, है ना, और 34.5 को छोटा मान लिया। एक यही तो तरीके हो सकते हैं, बाकी तो कोई और तरीका है नहीं। या तो आपने RB को बड़ा मान लिया या फिर आपने 34.5 को बड़ा मान लिया। बस दिक्कत क्या है, चेंज कहाँ हुआ, आपने मैग्नीट्यूड तो चेंज कर दिया इस सेंस में, है ना, सेंस तो चेंज कर दिया, बट यहाँ डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई ना, तो अपने आप आंसर अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ आपने टेंशन सोचा तो यहाँ पर भी टेंशन में ही वैल्यू लिखनी होगी। अब ये टेंशन की वैल्यू जरा RA के टर्म्स में लिखो, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन मतलब डोमिनेट किसे मानोगे, RA को या 15.5 को, आंसर दो मुझे। पता लगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू को डोमिनेट मान रहे हो। यहाँ पर बताइए RA को बड़ा मानोगे फर्स्ट के लिए, इस वाले फिगर के लिए, या फिर 15.5 को, आंसर दो। RA को, ठीक है, RA को बड़ा मानोगे क्योंकि ये टेंशन में RA ही लेके जाएगा अगर इस फिगर में हम सोच के चल रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया। और अगर इसके हम कंप्रेशन में ले रहे हैं, मतलब RB को बड़ा मान रहे हैं, तो ये चीज होनी चाहिए इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड कौन सी चीज करेगी, 15.5, इसका मतलब 15.5 को हम बड़ा मानेंगे RA से। ये आपकी इच्छा है, चाहे आप ये वाला तरीका अपनाओ चाहे आप ये वाला तरीका अपनाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, अब हो गया थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में क्या होगा कि यहाँ पर आपने RB को जब ऐसे दिखा दोगे तो ऑब्वियस है आपको ये वाली चीज ऐसे दिखानी पड़ेगी, तो आपको क्या करना होगा, इनवर्ड को बड़ा मानना पड़ेगा। तो 15.5 प्लस 34.5 हो गया 50, 50 को बड़ा माना, RA को छोटा माना, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस RA, बस, है ना। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये तो हमारी समेशन एफएक्स से आ रही हैं, ये सारी इक्वेशन हमारी समेशन एफएक्स से आ रही हैं, चाहे आप ये वाली लो, चाहे आप ये वाली और ये वाली लो, चाहे आप ये वाली और ये वाली लो, ये सब समेशन एफएक्स से आ रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, समेशन, सॉरी, डेल्टा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस फिगर के हिसाब से जाना, डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब डेल्टा टोटल शुड बी इक्वल टू 0, बराबर किसके होगा, डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डी, है ना, फिगर से जाना। डेल्टा डी विद रिस्पेक्ट टू सी, अभी तो प्लस लिखोगे, वो डिपेंड करेगा इन फिगर पर कि आप क्या ले रहे हो, उसके हिसाब से प्लस और माइनस कर देंगे। प्लस में डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए, आंसर लिखो। डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डी मतलब डेल्टा 3, ऐसे लिख देता हूं इससे दिक्कत ना हो, प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 3 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 3 की वैल्यू है कॉन्ट्रैक्शन में, RB को लेके चलो बस, तो RB इनटू लेंथ कितनी है 300 mm,
आर बी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ए तो कांस्टेंट है, ई किसका हो गया, ई हो गया कॉपर का, ठीक है, ई कॉपर, ये 3 के लिए हो गया। आर बी के टर्म्स में सीधा, आर ए का हमें यूज ही क्यों करना है ना, आर बी का यूज कर रहे हैं। साथ ही अब क्या होगा, डेल टू, डेल टू देखो ये कंप्रेशन है तो माइनस लेना, गलती मत करना, कंप्रेशन है तो माइनस लेना। अब इसके लिए सोचो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, चाहे आप ये लेके चलो चाहे आप ये लेके चलो। आपने अभी मैंने के हिसाब से क्या लेके चलो, ये वाली चीज क्या है, टेंशन में, तो आप लिखोगे प्लस, ठीक है, ये चीज है टेंशन में, तो आप लिखोगे प्लस कितने की, आर बी के टर्म्स में लेके चलना, 34.5 माइनस आर बी, इनटू में लेंथ कितनी थी यहाँ पर 200 mm में लेके चल लो, ठीक है, अपॉन में ए इंटू ई, ए कितना है यहाँ पर कांस्टेंट, ई कितना है, ई ऑफ स्टील, ई ऑफ स्टील, ठीक। उसके बाद यहाँ इस वाले पर आओ, ये चीज क्या हो गई टेंशन, तो प्लस में कितना हो गया आरबी वाला टर्म्स 50 माइनस आरबी, 50 माइनस आरबी, इनटू में लेंथ कितनी है 100 अपॉन में ए इंटू ई कॉपर। अब देखो ये वाली जो चीज बची थी अभी और वाली, वो और में यहाँ लिख दो, ये वाली, इस वाले के लिए और लिख रहा हूँ, इस वाले के लिए और क्या हो जाएगा, ये वाली चीज। अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन में मान रहे हो तो यहाँ प्लस की जगह क्या करोगे माइनस, और कॉन्ट्रैक्शन में आरबी की वैल्यू ऐसे लिखोगे आरबी माइनस 34.5। अरे कुछ नया नहीं किया है, सोचो जरा इसे, यहाँ अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यही तो चीज आ जाएगी आरबी माइनस 34.5, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यही निकल के आएगा। इसीलिए इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो आपने माना उसी का साइन लेना। अगर कंप्रेशन माना तो कंप्रेशन का साइन, टेंशन माना तो टेंशन का साइन, ठीक है। आंसर में कभी भी गलती नहीं होगी, बराबर किसके है 0 के। अब आपके पास इतनी बड़ी चाहे इक्वेशन क्यों ना हो, आंसर तो आ सकता है ना, आंसर तो आ सकता है ना। क्यों आंसर आ सकता है, क्योंकि एक अननोन है, बाकी ES अपॉन EC आपको दिया हुआ है 2 के बराबर, ए से ए कैंसिल होके इधर 0 पे पहुंच जाएंगे, ES अपॉन EC की वैल्यू रख दोगे, आरबी की वैल्यू आ जाएगी। बस आप कैलकुलेशन अगर गलती करते हो तो वो आपका पार्ट है। आरबी की वैल्यू आ रही है 33.1 किलो न्यूटन एंड आर ए की वैल्यू आ रही है 16.9 किलो न्यूटन, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक। सॉरी मैंने उल्टे लिख दिए, आर ए दिस इज एंड आर बी दिस इज, ठीक। ठीक, उम्मीद है यहां पर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस, ओके गुड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, सेकंड एंड फोर्थ असाइनमेंट, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट 9। अब 9th असाइनमेंट ओपन करो प्लीज जल्दी से, 9th असाइनमेंट ओपन करो जल्दी से, अब 9th असाइनमेंट ओपन करो। काम काफी हो गया है, सारे काम आप प्लीज आज कोशिश करना निपटाने की, अपनी तरफ से सॉल्व करना बस है ना, एटलीस्ट ये वाला काम करना, अपनी तरफ से सॉल्व जरूर करना सब, ठीक है। हो गया असाइनमेंट 9 ओपन हो गया, बता दो जल्दी से, असाइनमेंट 9 ओपन हुआ? यस, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हो जाएगा, हो जाएगा क्या, है तो करवा ही दिया, ठीक है, फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जरा अप्रोच बताओ मुझे, क्या आंसर होना चाहिए सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए बताइए। सेकंड को आप किस तरह से लेके चलोगे, कैलकुलेशन खुद से करना, बस मुझे यहाँ पर अप्रोच बताओ। ये क्या क्वेश्चन, जब आप देखोगे इस क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ना, और इसमें ये साफ लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, लास्ट में पढ़िएगा, the magnitude of load P required to fill up the gap of 0.75 mm। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर गैप फिल करना है, ये कितने का है 0.75 mm का, सिर्फ और सिर्फ गैप फिल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि गैप फिल करने के बाद भी फोर्स लगाते फिरो, गैप फिल किया फोर्स लगाते फिर रहे, जरूरत नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ इसे टच कराना है। इसका मतलब क्या करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ टच कराना है यहाँ पर, और ये जो चीज इस पर यहाँ पर जाके टच हो रही है, ये जो चीज यहाँ पर जाके टच हो रही है, ये इलोंगेट यहां से नहीं हो रही है, ये शिफ्ट हो रही है। इलोंगेट कहां से हो रही है, यहां से, मतलब इलोंगेट कौन सी चीज हो रही है, फोर्स कहां लग रहा है, फिगर में आप देख पा रहे हो, फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने बोला है ए, इस पॉइंट को बोला बी, इस पॉइंट को बोला है सी, ये फोर्स लग रही है पी। यहाँ पर नोटेशन में गड़बड़ी मत करना, एरो पर बी लगा हुआ है, टेंशन मत लेना, बी ये पॉइंट है और पी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे सोल्व करके इसका आंसर देना, सेंस मैंने बता दिया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको, उम्मीद है थोड़ा याद भी होगा। एक सेंस ये था, ठीक है, और एक सेंस मेरा ये था,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेंस याद होगा, मैं और इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, खुद से करना, आंसर देना। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, मीनाक्षी जी एक बार ट्राई करना प्लीज और आंसर देना। थर्ड जो है, थर्ड में कुछ नहीं है, ये जो फिगर है ये थोड़ा फिगर समझ लो बस। फिगर में क्या है कि ये कुछ इस तरह का फिगर है, ये थोड़ा ईडी के सेंस में मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ था। ठीक, यहां पर इसमें एक होलो पार्ट है, ये वाला इतना, ये होलो पार्ट है जो ग्रीन दिखा रहा हूं, ये क्या है, होलो है। मतलब इस वाले पार्ट में से, रेड वाले पार्ट में से ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या कर दिया इन्होंने, अंदर से कट कर दिया, ये होलो है, ये वाला पार्ट होलो है। बाकी सारी चीजें क्या है, सॉलिड है। ये सारा पार्ट क्या है हमारा, सॉलिड है। यहां से ये पूरा पार्ट हमारा कैसा है, सॉलिड है, ये सब सॉलिड है, ये सब सॉलिड है, ऊपर वाला सब सॉलिड है, ये ऊपर वाला सब सॉलिड है, ये वाला पार्ट सब सॉलिड है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो अंदर वाला गैप बच रहा है, ये होलो है। तो अब उम्मीद है आप इफेक्टिव एरिया समझ पाओगे, बस एरिया ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खुद से ट्राई करना तभी समझ में आएगा, है ना। 2D फिगर आपको फिगर में दिया हुआ है, 2D फिगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एरिया जो होता है वो ध्यान से देखना, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मत लेके चल देना, यहाँ पर आंसर आएंगे आपके 3-4, समझो इस चीज को, ये इधर से फिक्स है, ये इधर से फिक्स है। ठीक है, ये फोर्स लगा हुआ है, सॉरी फिक्स नहीं है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फोर्स। ठीक है, 10 किलोमीटर का, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है 10 किलोमीटर का, और यहाँ एक फोर्स लग रहा है आपका 5 किलोमीटर का, और यहाँ गलती मत करना, ये जो सेक्शन यहाँ से है, कि यहाँ से सेक्शन में होलो चीज आ रही है, ये होलो आ रहा है। ठीक है, तो सॉलिड कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जबकि यहाँ पर सॉलिड कौन सा है, ये पूरा, यहाँ पर सॉलिड कौन सा है, पूरा, और इसमें सॉलिड कौन सा है, ये पूरा। तो यहाँ हर एक चीज का अपना अपना एरिया चेंज हो रहा है। इस फिगर में ध्यान से समझो, हर एक सेक्शन का, ये सेक्शन कहां से कहां तक हो गए, सेक्शन है ये, ए से बी का एक अलग आंसर आएगा, बी से सी का एक अलग आंसर आएगा, सी से डी का एक अलग आंसर आएगा, वो होलो एरिया के हिसाब से आएगा। होलो एरिया के हिसाब से आंसर आता है ना निकालना, कैसे आता है कि यहाँ पर P अपॉन ए, अब ए क्रॉस सेक्शन का तो ये होता है ना, ए क्रॉस सेक्शन ये होता है, तो फोर्स अपॉन ए क्रॉस सेक्शन, ए क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई/4 डी आउट स्क्वायर माइनस डी इन स्क्वायर। आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू ये निकल जाएगी, आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी सारी चीजें क्या हो गई, एक ये बॉडी है तो ये बॉडी हमारी 1 हो गई, ये बॉडी हमारी 2 हो गई, ये बॉडी हमारी 3 हो गई, टोटल बॉडी हमारी 3 कहलाएगी। टोटल पता लगा, इसे 3 कर दो, इसे 4 कर दो, गलती मत कर देना, ये पूरी एक ही बॉडी है, बस अंदर से होलो है, ये पूरी एक ही बॉडी है, तो टोटल बॉडी क्या है मेरी 3। ठीक है, सही, चलो समझ में आया या नहीं बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिव्यांशु, बहुत सही, क्या बात है। सेकंड का 15 किलोन्यूटन, सही। कहां से निकाला सेकंड का, सेकंड का 15 किलोन्यूटन किस तरह से निकला, किस तरह से निकला, आपने क्या किया होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके डिफॉर्मेशन को डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए को आपने क्या लेके चले, डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए को 0.75, क्योंकि इससे ज्यादा आपको डिफॉर्मेशन चाहिए नहीं, बस वहां से पीएल अपॉन ए ही, पी कितना लगे, समझेगा मेरी वर्डिंग को, पी कितना लगे कि उसमें डिफॉर्मेशन कितना है 0.75, सिर्फ इतना हमें पी चाहिए, जिसमें 0.75। पी हम और ज्यादा लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो क्या डिफॉर्मेशन कितना रहेगा 0.75, तब भी, तो तब क्या होगा, रिएक्शन आना शुरू हो जाएगी, तब रिएक्शन आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। अभी रिएक्शन कितनी है, इस पी के बराबर, फिर रिएक्शन क्या होगी, ये अलग होगी तो ये अलग होगी, टोटल वैल्यू कितनी होगी, जो पी लगा रहे होंगे आप, जो और बढ़ा दिया आपने, बट वो जो पी बढ़ाया और आपने, वो यहाँ पर रिएक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये वाला पी अभी डिस्ट्रीब्यूट रिएक्शन में नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसे टच नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपने पी की वैल्यू निकाल ली होगी कितनी, 15 किलो न्यूटन, सीधा। ठीक, गुड। ठीक है, डेल्टा बी है हमारा 0.75 हमने लिया था, बिल्कुल पार्ट्स। ठीक है, तो अब उम्मीद है ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कर लोगे, थर्ड समझ में आ गया ना, हो जाएगा, थर्ड हो गया, हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, गुड। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ हमने कर ही लिया है। ठीक है, फिफ्थ, फिफ्थ सोचिएगा, फोर्थ हमने कर लिया है, फिफ्थ सोचिएगा, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में फोर्स अब ऐसी नहीं है, चलो इसे ऐसे दिखा देता हूं, फोर्स अब ऐसी नहीं है, क्वेश्चन अभी जो सेकंड हमने किया था ना उसके सिमिलर है, ये ध्यान से समझो, यहां पर क्या लग रही है 25 किलो न्यूटन। अब ये जरा ध्यान से समझना, उसमें पी फोर्स नहीं दिया हुआ था, उसमें ये बोला गया था सेकंड क्वेश्चन में
कि सर मैक्सिमम पी की वैल्यू कितनी होगी कि वो गैप 0.75 क्रिएट करे, है ना, 0.75 डिफॉर्मेशन को फिल करे, मतलब वो जो पी फोर्स है वो कितना मैक्सिमम में लूंगा 15 किलो न्यूटन से। समझिएगा इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे 15 किलो न्यूटन की जगह पी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन दे दूं, समझिएगा इस चीज को, अगर मैं पी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन दे दूं तो क्या इसमें रिएक्शन आएगी या नहीं, यस और नो, तो क्या इसमें रिएक्शन आएगी या नहीं, यस और नो, अगर 20 किलो न्यूटन दे देता हूं तो पी की वैल्यू इसी क्वेश्चन में अगर 20 दे दूं तो इसमें बिल्कुल रिएक्शन आएगी, क्यों, 20 किलो न्यूटन के बेसिस पर डेल्टा क्या होगा, डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए ग्रेटर देन 0.75 आएगा या नहीं 0.75, क्योंकि 0.75 तो सिर्फ और सिर्फ 15 से आया, ठीक है, बट अगर पी की वैल्यू में ज्यादा बढ़ा दूं तो अब डेल्टा की वैल्यू 0.75 से ज्यादा बढ़ेगी, तो अगर ये चीज आगे जाना चाहेगी 0.75 से आगे जाना चाहेगी तो उसे ये चीज सपोर्ट जो है वो रोक रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। बस यही सेंस मेरा फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन से आपको सेकेंड एंड जो सेंस होता है, ठीक है, सेकेंड एंड फिफ्थ का सेंस अलग अलग क्रिएट हो रहा है। तो 25 पहले से दे रखा है, 25 की वजह से पहले आप क्या निकालोगे, स्ट्रेन, 25 की वजह से पहले आप निकालोगे स्ट्रेन, तो जो 25 की वजह से ये वाली स्ट्रेन आएगी उसकी वैल्यू पहले निकाल के देखोगे, चेक करोगे, ये तरीका होता है, ध्यान से समझना, ये तरीका होता है, ये हमारा एक तरह से मेथड है ना, रियल मेथड इन दी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, कि आपको क्या करना होता है, पहले इसका डेल्टा निकालना होता है, वो इस डेल्टा से ज्यादा आ रहा है तो आंसर में क्या होगा, रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये चीजें, कि अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा इसे ए बी सी मान लो, ठीक है, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, तो डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा ग्रेटर देन आएगा गैप के, ग्रेटर देन आएगा गैप के, जब आप 25 लगा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब इसमें रिएक्शन आएगी। तो अब क्या करना है, जब इसमें रिएक्शन आएगी तो अब फिगर ये कौन सा वाला हो गया, अब फिगर हो गया ये इनडेटरमिनेट केस का, अब हो गया इनडेटरमिनेट केस, इनडेटरमिनेट केस। तो इनडेटरमिनेट केस में क्या हुआ, इनडेटरमिनेट केस में क्या होता है, जो हमारे पास डेल्टा डी विद रिस्पेक्ट टू ए है, जो डेल्टा टोटल है जिसे हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं, वो हमारी क्या होती है, जब दोनों तरफ से फिक्स हो तो जीरो, बट यहां पर क्या जीरो है, डेल्टा टोटल क्या हमारी यहाँ पर जीरो है, जरा बताइएगा, डेल्टा टोटल यहाँ पर हमारी जीरो है, डेल्टा डी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो डी बेसिकली कौन सा है अभी फिलहाल हमारे पास, सी, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम इसे चीज को लिखें तो डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे लिए क्या हो रहा है, चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, इतना, जो ये गैप दिया हुआ है, गैप कितना दिया हुआ है, 1 mm, कितना दिया हुआ है गैप, 1 mm का, इसका मतलब C कहां पहुंच रहा है, D पर, उसके बाद वो क्या हो रहा है, फिक्स, इसका मतलब जो डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू ए है, इसे C ही लिखो, ठीक है, फिर D से कंफ्यूज रहोगे, तो डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो हमारे पास कितना चेंज हो रहा है, 1 mm का। तो ये जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है उसमें हमारी जीरो की जगह क्या आ गई, 1, तो डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू ए है 1 mm, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, उसके बाद उसे 1 के बराबर रख के और फिर आंसर निकालना, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो नहीं है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ये आंसर किस चीज का बता रहे हो आप, 1.591 फिफ्थ का, अच्छा ये ओके ओके ओके, डेल्टा टोटल है ना, हाँ ठीक, ये आप बता रहे हो डेल्टा, ठीक है, डेल्टा बी है, वेरी गुड। तो 1.59 है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कितने स्ट्रेन को रोकने के लिए यहाँ पर ये रिएक्शन लग रही होगी, ये लग रही होगी 0.59 mm को रोकने के लिए, है ना, 0.59 mm को, क्योंकि 1 mm तक तो कोई रिएक्शन नहीं है, बट 0.59 mm को रोकने के लिए रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली इस मेथड से यूज कर लेते हैं, डेटरमिनेट मेथड से हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, क्या डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 1 mm रखते हैं, ना कि 0, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। वेरी गुड मोनिका चौहान, ठीक। तो यही सेंस है आपका, इसी सेंस को करते हुए फिफ्थ क्वेश्चन कीजिएगा, उम्मीद है हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं पड़ेगा, ना ही ज्यादा टफ पड़ेगा, बस इस सेंस को आपको समझना था कि 1 mm हम यहाँ पर गैप को रख सकते हैं, क्योंकि वो गैप ही तो फिल हो रहा है, मतलब चेंज कितना हो रहा है 1 mm का, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वो 2p हो जाएगा, p और p दो अलग अलग पॉइंट लोड्स लगे हुए हैं, तो वो 2p हो जाएगा, और वही फिगर आपका RA RB के हिसाब से ये क्वेश्चन आपने किया है हॉरिजॉन्टल वे में, ये क्वेश्चन आपने अभी हॉरिजॉन्टल वे में किया था, ठीक है, ऐसे ही, ठीक, ये 2p हो जाएगा, एक तरह से p और p को जोड़ देंगे तो 2p हो जाएगा, बस ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2p लेके चलना, ना कि p, ठीक। उसके बाद यहाँ पर वो आंसर हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। तो असाइनमेंट 9 भी एक तरह से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आपको करना है ये, ठीक है, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको,
ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट 10 आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कल समझ लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कल समझ लेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि आपके पास काम काफी हो गया है, 8th असाइनमेंट भी करना है, 9th भी करना है, 6th और 7th भी करना है जिन्होंने नहीं किए हैं अभी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।